हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूं आपके सामने अनिल मोहन के उपन्यास बबूसा सीरीज के 5वें उपन्यास बबूसा और सोमाथ के चौथे एपिसोड को लेकर के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बबूसा और सोमाथ एपिसोड नंबर 4। वो एक खुला कमरा था जिसमें दरवाजे नहीं लगे थे। मसालों का तीव्र प्रकाश वहां फैला था। कमरे में मात्र चंद कुर्सियां और एक टेबल थी। कमरे की दीवारों पर कई रंगों का इस्तेमाल किया गया था। ये कमरा अन्य कमरों से हटकर लग रहा था। टेबल पर पारदर्शी शीशे जैसी वस्तु का जार रखा हुआ था जिसका मुंह नीचे टेबल पर टिका था। कमरे का फर्श भूरे पत्थरों को बिछाकर बनाया गया था। तभी कमरे में दोलाम ने भीतर प्रवेश किया और ठिठक कर तसल्ली भरी निगाह हर तरफ डाली और ठीक है के अंदाज में सिर हिलाने लगा। उसी पल कदमों की आहटें उठने लगीं और पहले खुमरी ने फिर धरा ने भीतर प्रवेश किया। दोनों ने गाउन जैसा लबादा ओढ़ रखा था। धरा के बाल बंधे थे जबकि खुमरी के खुले बाल पीठ से होते कूल्हों तक जा रहे थे। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। दोलाम, खुमरी बोली, हमारे कपड़े कहाँ हैं पहनने वाले? संभाल रखे हैं महान खुमरी, वो मुझे देना, बाहर घूमने का मन हो रहा है। जी, दोलाम ने फौरन सिर हिलाया। खुमरी ने हाथ बढ़ाकर धरा के गले में पड़े बटाका को छूकर बोली, ढोला। हुक्म महान खुमरी। ढोला की मध्यम सी आवाज कानों में उभरी। ऊर्जा मिल गई ताकतों को? पूरी तरह महान खुमरी। सब ताकतें खुशी से नाच रही हैं। अब कोई भी ताकत कमजोर नहीं रही। टोमाथ कहाँ है? वो तो आपके बुलावे के इंतजार में बैठा है। मैं तुम सबसे एक साथ बातें करना चाहती हूँ। हुक्म दीजिए महान खुमरी। खुमरी ने आगे बढ़कर उस कांच भरे उल्टे जार पर हाथ रखकर कहा, ढोला, गोमात, अमाली, टोमाथ। उसी पल कमरे में आवाज उभरी, महान खुमरी का स्वागत करता है टोमाथ। मुझे तुम्हारे आ जाने की बहुत खुशी है। मैं जानती हूँ टोमाथ, सबसे ज्यादा खुश तुम ही हो। खुमरी मुस्कुरा पड़ी। आपके बिना कभी भी मेरा मन नहीं लगा। मैं अंधेरे से भरे कोने में बैठकर वक्त बिताता रहा। मुझे दुख है टोमाथ। तुम भी कहाँ खुश थी? तुम्हें भी तो तकलीफें हुई। अमाली, गोमात और ढोला भी आ गए हैं? खुमरी ने पूछा। मेरे पास ही खड़े हैं। तुम सबको सामने आ जाना चाहिए ताकि मैं देख सकूं। पहले के रास्ते खराब हो चुके हैं। हमें अब नए रास्ते बनाने पड़ेंगे सामने आने के लिए। तो रास्ते तैयार कर लो, अभी काम शुरू हो जाएगा। टोमाथ की आवाज आई। दोलाम एक तरफ खड़ा था। धरा खुमरी के पास मौजूद थी। डुमरा को खत्म करना है टोमाथ। खुमरी के चेहरे पर कठोरता नाच उठी। जानता था मुझे यही हुक्म मिलने वाला है। डुमरा हमेशा सुरक्षा कवच में रहता है। कैसे कर पाओगे उसका इंतजाम? मैं कोई रास्ता निकालूंगा। शक्तियां हर पल उसे घेरे रहती हैं। मोर्गा से बात करूंगा। मोर्गा तो अब और भी बूढ़ी हो गई होगी। वो पूरी तरह जवान है। ऊर्जा मिलते ही उसने अपने लिए नया शरीर बना लिया है। खूब, मोर्गा तो बहुत तेज निकली। खुमरी ने कहा, मुझे डुमरा की मौत चाहिए। ये काम आसान नहीं है टोमाथ। गोमात की आवाज उभरी। डुमरा का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं उसे मार डालूंगा महान खुमरी के लिए। अब टोमाथ की आवाज में गुर्राहट आ गई। गलत मत बोलो। तुम डुमरा का कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब मैं और भी ताकतवर हो गया हूँ। डुमरा को मारने की युक्ति सोच लूंगा। मोर्गा ने नया शरीर बना लिया है। हम दोनों हर वो काम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। मुझे टोमाथ पर पूरा भरोसा है, खुमरी ने कहा। यह आपको बहला रहा है, गोमात बोला। यह डुमरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोमात ठीक कहता है, ढोला की आवाज उभरी। डुमरा को मारने के लिए टोमाथ की जगह कोई और हो तो अच्छा है। तुम लोग मेरी ताकत पर संदेह कर रहे हो, टोमाथ ने गुस्से से कहा। संदेह कायम है, ढोला बोला। तुम पहले भी डुमरा को नहीं मार सके थे। वो सुरक्षा कवच में रहता है। मैं हमेशा ही कोशिश करता रहा कि मेरा वार उस पर चल जाए। टोमाथ के स्वर में क्रोध था। सुरक्षा कवच में तो डुमरा अब भी होगा, फिर कैसे मार सकोगे उसे? गोमात बोला। महान खुमरी, इनकी बातें बेकार है। मुझे मौका मिलना चाहिए डुमरा को मारने का। दिया, खुमरी बोली। मुझे डुमरा की मौत चाहिए। वो मर जाएगा। जा तैयारी कर और मुझे खबर दे। उसके बाद टोमाथ की आवाज नहीं उभरी।
टोमात गया ढूला। हाँ, परंतु वो डुमरा को मार नहीं सकेगा। उसकी ताकत ज्यादा होकर भी ज्यादा नहीं है। खुमरी ने उसी पल कांच के जार पर हाथ रखा और बोली, मोरगा, हुक्म महान खुमरी। तभी एक युवती की शांत आवाज उभरी, तूने अपना नया शरीर बना लिया? क्या करती, वो शरीर अब खराब होने लगा था। 500 साल बैठी जो रही। टोमात की ताकतें कितनी बढ़ी अब तक? खास फर्क नहीं पड़ा। डुमरा को मार सकेगा वो? नहीं, मोरगा की आवाज आई। डुमरा के सुरक्षा कवच को टोमात नहीं भेज सकता। तेरा अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरी ताकतें काफी बढ़ गई हैं। मैं कोशिश करूं तो डुमरा के सुरक्षा कवच को भेज सकती हूँ। ढोला गोमात, खुमरी बोली, मेरा ये फैसला सही है? हाँ, मोरगा की कोशिश रंग ला सकती है। इसने कई खास ताकतें हासिल की हैं। श्राप के वक्त में ये खाली नहीं बैठी, यंत्रों पर ही काम करती रही। तू तो बहुत आगे निकल गई मोरगा। खुमरी मुस्कुरा पड़ी। अभी तो मैं और भी आगे निकलूंगी। डुमरा को मार तो मैं जानू तुझे। कोशिश करूंगी, पर मैं टोमात के साथ काम नहीं करूंगी। उसका साथ मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। पहले तो तू टोमात के साथ काम करना पसंद करती थी, तब मेरी ताकत उसके बराबर थी। अब मेरे पास ज्यादा ताकतें हैं। टोमात आलसी हो गया है। 500 सालों में वो कोठरी में ही बैठा रहा, यंत्रों पर थोड़ा बहुत ही काम किया। वो ज्यादा ताकत नहीं बढ़ा सका। डुमरा को मार, मेरा बदला ले, मैं तेरे से खुश हो जाऊंगी। खुमरी के दांत भिज गए। डुमरा को तो मैं जरूर मारूंगी। उसने श्राप देकर सबको ही बहुत दुख दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं कि तुमने हमारा साथ नहीं छोड़ा और श्राप स्वीकार कर लिया। मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी। जाऊं मैं? जा। उसके बाद मोरगा की आवाज नहीं आई। मोरगा की कोशिश कामयाब हो सकती है, गोमात बोला। इसने कई छिपी ताकतें हासिल कर ली हैं। धरा खामोश खड़ी थी। तभी खुमरी ने कांच जैसे गोले पर हाथ रखा और कह उठी, ओहारा। कहो महान खुमरी, एक गंभीर सी आवाज सुनाई दी। मेरे आने पर खुश हो? खुमरी मुस्कुराई। बहुत। ऊर्जा की जरूरत मुझे सबसे ज्यादा थी। मुझे तो ऊपरी ताकतों ने संभाल रखा था। तुम तो जानती हो कि मुझे ऊर्जा की जरूरत ज्यादा रहती है। औरतों पर मेरी बहुत ऊर्जा लग जाती है। मुझे तो बार बार मंत्रों वाले पानी के कटोरे के पास जाकर डुबकी लगानी पड़ती है। औरतें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ओहारा का शांत स्वर कानों में पड़ रहा था। खुमरी की मुस्कान गहरी हो गई। औरतें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती या तुम औरतों से दूर नहीं रहते? बात तो एक ही है खुमरी। औरतों को भी तो खुश रखना पड़ता है। वो खुश तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। औरतें काम की हैं या? सब काम की हैं खुमरी, ओहारा ने फौरन कहा। सबके पास अपनी अपनी ताकतें हैं। दोती की ताकत का तो मुकाबला ही नहीं है। वो हर काम को फौरन पूरा कर देती है। वो मेरी सबसे पसंदीदा है। दोती का नाम पहले नहीं सुना? पहले छोटी ताकतों के समूह में रहती थी। खूबसूरत लगी मुझे तो मैंने उसे अपने पास रख लिया और यंत्रों से खेलने का तरीका बताया। यंत्रों से खेलने में दोती जल्दी ही माहिर हो गई और ताकतें प्राप्त करती चली गई। मुझे पूरा भरोसा है कि दोती एक दिन बड़ी ताकत बन जाएगी। अब तक तो वो सबसे खतरनाक बन चुकी है। तुम्हारी अपनी ताकतें क्या कर रही हैं? 500 वर्षों से कोई काम ही नहीं था। काम करने के लायक हो तुम पूरी तरह। ओहारा की आवाज उभरी वहां। दोती को भी साथ ले लेना। डुमरा को मारना है। ओहारा की आवाज आई। तुमसे क्या छिपा है ओहारा? डुमरा को अब मर ही जाना चाहिए। उसने हम सब में बहुत उथल पुथल कर दी थी। गलती तो तुमने भी की थी। मैंने? इतनी ज्यादा कारू पीने की क्या जरूरत थी कि बटाका के गिर जाने का भी पता न लगा? अगर तुम उस जश्न में गई, कारू पी तो मस्त होकर नाचने की क्या जरूरत थी? तुम लापरवाह हो गई थी। ये भूल मुझसे अवश्य हुई। डुमरा ने तुम्हारे पहरे पर अपनी शक्तियां छोड़ रखी थी। बटाका तुमसे अलग हुआ कि शक्तियों ने फौरन तुम्हें घेर लिया। हम कुछ भी न कर सके क्योंकि सुरक्षा कवच तुमसे दूर पड़ा था। तुमने सावधानी नहीं बरती। खुमरी का चेहरा क्रोध से दहक उठा। धरा के भी दांत भिज गए थे। अब ऐसी गलती नहीं होगी ओहारा, खुमरी एक एक शब्द चबाकर कह उठी। अब ऐसी गलती हुई तो ताकतें तुम्हारा साथ नहीं देंगी। इस बार तो ताकतें तुम्हारे लिए रास्ते बनाती रहीं, तुम्हारे साथ रहीं, परंतु दोबारा ऐसा नहीं किया जाएगा। हम बार बार तुम्हारी गलती का नतीजा नहीं भुगतेंगे। इस बार तो सबने ही तुम्हारा साथ दिल से दिया क्योंकि तुमने हमारा साथ छोड़ना नहीं स्वीकारा। श्राप स्वीकार कर
ओहारा, खुमरी बेहद कठोर स्वर में कह उठी, अगर मुझसे दोबारा गलती होती है तो तब भी सब ताकतें मेरा साथ देंगी। ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम ताकतों को खुमरी जैसा मालिक नहीं मिलेगा। मेरे बिना तुम सब खत्म हो जाओगी। हम नया मालिक तलाश लेंगे। खुमरी ठहाका लगा उठी। धरा भी मुस्कुराई। नया मालिक तलाशोगे? इतनी हिम्मत है तुम में? ओहारा की आवाज नहीं आई। जवाब दो ओहारा। तुम जीती, मैं हारा। ओहारा की आवाज आई। इतनी जल्दी हार मान ली? तुम तो नया मालिक तलाश करने को कह रहे थे। खुमरी के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। मैं ज्यादा बड़ी ताकत नहीं हूं। ये फैसला तो बड़ी ताकतों के पास है। क्या बड़ी ताकतों ने ऐसा कुछ कहा? नहीं, ये तो मैंने अपने विचार कहे तुमसे। तभी धरा कह उठी, तुम्हारे इन विचारों के लिए तुम्हें सजा मिलेगी ओहारा। अगर मैंने गलती की है तो मैं सजा जरूर स्वीकार करूंगा। मालिक का हर हुक्म मानूंगा। ओहारा की आवाज आई। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर किसी ताकत को स्वाहा करना है तो वो मंत्र मेरे पास ही है। धरा ने पुनः कहा, मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की कि मेरा वजूद ही खत्म कर दिया जाए। ओहारा के स्वर में बेचैनी के भाव आ गए। मुझे श्राप क्यों दिया गया? चाहती तो सदूर की रानी बनकर रह सकती थी। अगर डुमरा की बात मान लेती। धरा गुर्रा उठी। क्षमा महान खुमरी, ओहारा कह उठा। तभी खुमरी बोली, डुमरा को खत्म करने की शक्ति है तुम में? अवश्य, मैं डुमरा को खत्म कर दूंगा। मैं तो पहले भी कहा करता था कि डुमरा को मारने का मौका मुझे दो। ठीक है ओहारा, खुमरी ने सिर हिलाया। तुम डुमरा को मारकर मुझे खबर दो। ये काम इतनी भी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी तुम सोच रही हो। ओहारा की आवाज सुनाई दी। डुमरा की शक्तियों ने उसे खास सुरक्षा कवच दे रखा है। पहले तो मैं उसके सुरक्षा कवच को उससे अलग करूंगा। हो सकेगा तुमसे ये काम? क्यों नहीं होगा? दोती मेरे साथ रहेगी, उसे भी परख लूंगा। ढोला, खुमरी ने कहा, ओहारा को ये काम देकर मैं गलती तो नहीं कर रही। ये तो खुशी की बात होगी अगर ओहारा ये काम करना स्वीकार कर ले। ढोला की आवाज आई। तो मेरे बारे में ढोला से सलाह ली जा रही है? ओहारा ने नाराजगी से कहा, यह तो मेरी बेइज्जती है। ढोला बेहतर जानता है कि किसके पास ज्यादा ताकतें हैं। तो मेरे बारे में ढोला से पहले पूछ लेती। मेरे सामने ही क्यों पूछा? ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ज्यादा बातें न बना। तेरे को डुमरा को खत्म करना है। जान चुका हूं। ये काम मैंने टोमात और मोर्गा को भी दिया है। खुमरी बोली। मोर्गा ने तो काफी शक्तियां हासिल कर ली हैं, परंतु टोमात तो किसी काम का नहीं है। मैं डुमरा के गिर्द जाल फैला देना चाहती हूँ कि किसी का वार तो उस पर चले। टोमात सफल नहीं हो सकता तो कम से कम उसे परेशान तो अवश्य कर देगा। जो काम कर देगा वो मेरे सबसे करीब पहुंच जाएगा। फिर तो ये काम मैं ही करूंगा। ओहारा की आवाज आई। मैं ही डुमरा की जान लूंगा। परंतु एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। मुझे अभी अभी मेरी ताकतों ने बताया है कि डुमरा ने कुछ लोगों को इस तरफ तुम्हारी तलाश में भेजा है। लोगों को? खुमरी के माथे पर बल पड़े। धरा के होंठ सिकुड़ गए। हाँ खुमरी, शायद तुमने बात को समझने की भूल कर दी है ओहारा। डुमरा लोगों को हमारे मुकाबले पर उतारने की बेवकूफी नहीं करेगा। ऐसा हो चुका है। वो सब लोग पोपा से सदूर पर तुम्हारे साथ ही पहुंचे हैं। खुमरी और धरा की नजरें मिली। उन लोगों का हमसे क्या मतलब? खुमरी कह उठी। ये तो अजीब बात हो गई। धरा ने कहा, यह संभव नहीं लगता ओहारा। वो डुमरा के कहने पर हमारी तलाश में क्यों आएंगे? वो तो उन्हें डुमरा ने सुरक्षा कवच देकर भेजा है। ओहारा ने पुनः कहा, वो तुम्हें मारने का इरादा रखते हैं या तुमसे ताकतों को अलग कर देना चाहते हैं। रानी तासा तुम्हारी जान लेने में सबसे आगे है। रानी तासा? धरा के सिकुड़ चुके होंठ हिले। खुमरी ने धरा को देखकर जहरीले स्वर में कहा, बात समझी तू? समझ गई। धरा हंस पड़ी। क्यों न समझूंगी? मेरी ताकतों ने रास्ता बनाने के लिए 250-300 साल पहले रानी तासा और राजा देव को अलग करके राजा देव को ग्रह से बाहर फेंक दिया था। ये बात मैंने ही बबूसा से कही थी और अब वो उस बात का बदला लेने आ रहे हैं। बेवकूफ लोग। उन्हें ये नहीं पता कि ताकतों का मुकाबला वे नहीं कर सकते। डुमरा उनके साथ है। खुमरी मुस्कुराई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाय तो वो साधारण इंसान ही। डुमरा ने उन्हें सुरक्षा कवच भी दिया है। वो सुरक्षा कवच बेहतर किस्म का नहीं होगा। हमारी ताकतें उन पर काबू पा लेंगी।
डुमरा क्या इतना कमजोर हो गया कि हमारे खिलाफ साधारण लोगों का इस्तेमाल करे? खुम्बरी जहरीले स्वर में कह उठी। कोई बात तो है ही, एकाएक धरा ने सोच भरे स्वर में कहा। डुमरा इंसानों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसकी शक्तियां इस बात की इजाजत नहीं देंगी, परंतु वो ऐसा कर रहा है। क्यों ओहारा? खुम्बरी बोली। डुमरा पोपा से आए लोगों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? रानी तासा आपको मारना चाहती है, राजा देव उसे सहयोग दे रहे हैं और सब एक साथ। मैंने पूछा है डुमरा साधारण लोगों को मेरी ताकतों के खिलाफ क्यों इस्तेमाल कर रहा है, ये मैं नहीं जानता, परंतु रानी तासा के साथ डुमरा ने एक शक्ति भी कर दी है। ओहारा की आवाज आई। ओह, धरा ने खतरनाक स्वर में कहा। डुमरा हमारे खिलाफ कोई चाल चलने की चेष्टा में है। इन लोगों के साथ वो कोई चाल चलने में कामयाब नहीं हो सकता। खुमरी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। लेकिन ये बात सच है कि डुमरा क्यों साधारण लोगों का इस्तेमाल कर रहा है? ओहारा की गंभीर आवाज सुनाई दी। रानी तासा को ताकत देकर इस तरफ भेजना, दूसरे लोगों को, धरा ने कहना चाहा। इस तरह हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, खुमरी ने हाथ हिलाकर कहा। बात बिगड़ने की नहीं है, चाल की है कि वो क्या चाल चलना चाहता है। धरा बोली। अगर हमें उसकी चाल समझ में आ जाए तो हम उसे करारा जवाब दे सकते हैं, उसे हार दे सकते हैं। चाल जरूर समझ आएगी वक्त आने पर। खुमरी ने सिर हिलाया और सोच भरे स्वर में बोली। ओहारा, हुक्म महान खुमरी। ओहारा की आवाज गूंजी। उन साधारण लोगों के पास जो सुरक्षा कवच है, क्या उन पर काबू पाया जा सकता है? मुझे इन छोटे कामों में मत डालें, मैं अपना पूरा ध्यान डुमरा पर लगाना चाहता हूँ। ये काम कोई और कर सकता है, लेकिन डुमरा ने उन्हें कमजोर सुरक्षा कवच नहीं दिया, बेहतर सुरक्षा कवच दिया है। रानी तासा के पास जो शक्ति है वो भी कमजोर नहीं है, उन पर बहुत सोच समझकर वार करना होगा। ओहारा की आवाज सुनाई दी। उनके साथ एक नकली इंसान भी है। वो नकली इंसान? धरा कह उठी। परंतु सोमात को तो बबूसा ने पोपा से बाहर आकाशगंगा में फेंक दिया था। उसका नाम सोमात ही है। वो तारों से चलता है और उस पर ताकतों का कोई असर नहीं होगा। ये तो बुरी बात है कि ताकतें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुमरी के माथे पर बल दिखे। सोमात नाम के नकली इंसान से सावधान रहना होगा, ओहारा ने कहा। वो खतरनाक हो सकता है। अभी अभी मुझे पता चला है कि डुमरा भी इसी दिशा की तरफ चल पड़ा है। क्या? खुमरी का चेहरा क्रोध से भर गया। डुमरा इसी तरफ आ रहा है? उसने अपनी यात्रा की इसी तरफ की दिशा पकड़ी है, बीच में न रुका तो अवश्य वो इसी तरफ ही आएगा। डुमरा का इरादा क्या है ओहारा? एकाएक खुमरी के दांत भिज गए, जबकि धरा की आंखों में चमक आ गई। इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। अगर नई बात पता चली तो जरूर बताऊंगा। मैं डुमरा पर निगाह रखने के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। मुझे अभी जाना होगा। दोती को डुमरा की निगरानी पर लगा देता हूँ। तुम जाओ ओहारा, खुमरी खतरनाक स्वर में बोली। ये हमारे लिए खुशी की बात है अगर डुमरा इसी तरफ आ रहा है तो। ओहारा की आवाज नहीं आई। हमें सतर्क रहना होगा, धरा कह उठी। अवश्य, खुमरी जहरीले स्वर में बोली। मेरा प्यारा दुश्मन इसी तरफ आ रहा है तो सतर्कता की जरूरत उसे है। गोमात, धरा बोली। डुमरा इधर ही आ रहा है क्या? मुझे खबर नहीं है, गोमात की आवाज सुनाई दी। तभी अमाली की आवाज आई। मेरी भी तो सुनो, मैं कब तक चुप रहूंगी? कह अमाली, क्या कहना है तुझे? खुमरी बोली। मुझे तेरी चिंता हो रही है, तेरे को प्यार जो होने जा रहा है। बेवकूफ, खुमरी मुस्कुराई। खुमरी को प्यार नहीं होगा। मैंने पन्नों पर लिखा आया पढ़ लिया है। पृथ्वी से आए लोगों में से एक के साथ तू प्यार में पड़ जाएगी। तू मजाक तो नहीं कर रही है माली? धरा ने कहा। मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? फिर तो हमें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, धरा ने खुमरी से कहा। तेरे को क्या लगता है मैं प्यार जैसी बातों में पड़ूंगी? खुमरी हंसी। अमाली की बात को तू इस तरह नहीं उड़ा सकती। मेरी बात सही है, अमाली की आवाज उभरी। तभी तो मुझे चिंता हो रही है। पोपा में आने वाले लोग इस तरफ आ पहुंचे हैं, उनमें पृथ्वी के लोग भी हैं। मैं इसी से सोच सकती हूँ कि तू प्यार के करीब पहुंचती जा रही है। धरा और खुमरी की नजरें मिली। चंद कदमों के फासले पर खड़े दोलाम के चेहरे पर नाराजगी उभरी।
यहाँ आने वाले लोग तो मारे जाएंगे, फिर प्यार कैसा? खुमरी बोली। ऐसा तो नहीं कि आने वाला वक्त उथल पुथल मचा दे, धरा ने सोच भरे स्वर में कहा। पोपा के लोग इसी तरफ आ चुके हैं, डुमरा भी इसी दिशा की तरफ चल पड़ा है। अमाली कहती है कि तुझे प्यार होने वाला है। दिलचस्प बातें हैं ये सब। पृथ्वी के मर्द दो हैं, देवराज चौहान और जगमोहन। खुमरी बोली। लेकिन देवराज चौहान की पत्नी नगीना है और पहले के जन्मों की पत्नी रानी तासा है। वो तो मेरे प्यार में नहीं पड़ेगा। तू इन बातों को मजाक में ले रही है। जगमोहन ही रह जाता है। खुमरी मुस्कुरा रही थी। देखने में वो कम नहीं, शरीर भी अच्छा है। दुलाम उखड़ी नजरों से खुमरी को देखने लगा। तू अमाली की बात को गंभीरता से नहीं ले रही, धरा ने कहा। मैं गंभीर हूँ, तभी तो सोच रही हूँ कि पृथ्वी के किस मर्द से मुझे प्यार होगा। पृथ्वी के मर्द ज्यादा अच्छे नहीं होते, दोलाम बोल पड़ा। वो कमजोर होते हैं। अच्छा, खुमरी ने दोलाम को देखा। ये बात तुझे कैसे पता है? महान खुमरी को अपने करीब के लोगों से प्यार करना चाहिए, जिन्होंने दिल से तुम्हारी सेवा की है, जैसे कि तुम। खुमरी के होंठ सिकुड़े। यही कहना चाहता है ना दोलाम? मैंने जी जान से 500 साल आपके शरीर का ख्याल रखा है, उसे खराब नहीं होने दिया। सुना तूने? खुमरी ने धरा से कहा। दोलाम, धरा बोली, सेवक सिर्फ सेवा करने के लिए होते हैं, प्यार जैसी बातें उन्हें नहीं सोचनी चाहिए। दोलाम ने मुंह फेर लिया। ढोला, खुमरी बोली, सब तरफ नजर रखो और ताजा हालातों की मुझे खबर देते रहना। मैं ऐसा ही करूंगा खुमरी, ढोला की आवाज आई। एक बटाका तैयार करके मुझे दे दे, जरूरत पड़ ही जाती है, खुमरी ने पुनः कहा। मैं अभी बटाका तैयार करता हूँ, अब तुम लोग जाओ। फिर खुमरी ने दोलाम से कहा, मेरे कपड़े निकाल। कब से मैंने कपड़े नहीं पहने। दोलाम कमरे से चला गया। खुमरी हंसकर कह उठी, डुमरा बेवकूफ है जो कहता है ताकतों का साथ छोड़ दूं। ताकतों के साथ जीने का मजा ही कुछ और है। पर डुमरा का इस तरफ आना मुझे खटक रहा है, धरा सोच भरे स्वर में बोली। उसे आने दे, वो खुद मेरे करीब आकर मुझे मौका दे रहा है कि मेरी ताकतें उसे आसानी से खत्म कर दें। लंबे सफर के बाद वे सब पहाड़ों के पार पूर्व के जंगल में आ पहुंचे थे। ये सफर उन्होंने घोड़ों पर किया था। वे सब थके से लग रहे थे। जंगल के किनारे पर ही उन्होंने पड़ाव डाल लिया था। टाकोली की बनी रोटियां और सब्जी ढेर सारी साथ में थी। पानी की पर्याप्त मात्रा में बोतलें थीं। दिन निकलने के कुछ देर बाद ही वो यहाँ आ पहुंचे थे। बबूसा मार्गदर्शक बना था। सूर्य तीखी धूप फेंक रहा था। गर्मी बहुत थी, पसीना बह रहा था, परंतु वे इस वक्त पेड़ों की छांव में थे। देवराज चौहान सफर के दौरान नगीना के पास ही रहा था, जबकि रानी तासा अकेली अकेली सी थी। वो कम बात कर रही थी और पूरे सफर के दौरान अजीब से तनाव में घिरी दिखी थी। कई बार उसने देवराज चौहान को भी देखा था, जबकि नजरें मिलने पर देवराज चौहान हल्का सा मुस्कुरा देता था। सफर के दौरान जगमोहन ने अवश्य रानी तासा का दिल लगाने की खातिर बार बार उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन रानी तासा ने ज्यादा बात नहीं की। उधर बबूसा और सोमारा ने हंसते खेलते बातें करते सफर तय कर लिया था। मोना चौधरी सोमात के साथ बातों में लगी रही। वो सदूर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी सोमात से लेती रही थी और कई नई बातें उसे समझ में आई थी। वो नए ग्रह पर आकर खुश थी, परंतु खुमरी के रगड़े ने उसकी खुशी को कम कर दिया था। इस बारे में उसे तसल्ली थी कि देवराज चौहान ने रानी तासा का साथ छोड़ दिया है। रानी तासा के प्रति उसके दिल में जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई थी। पेड़ों की छांव में रुकते ही बबूसा कह उठा, मुझे भूख लगी है, मैं तो कुछ खाऊंगा। थोड़ा सा मैं भी खा लूंगी तेरे साथ, सोमारा ने कहा। दोनों ने सामान में से खाना निकाला और खाने लगे। तभी जगमोहन पास पहुंचा। मुझे भी खाने को कुछ दे दो। वो पास में बैठ गया। तुम भी खाओ, सोमारा बोली, खुद ही ले लो। नगीना ने देवराज चौहान से पूछा, कुछ खाएंगे? अभी मन नहीं है, देवराज चौहान जंगल में नजरें घुमाता कह उठा। तुम खा लो, मैं आपके साथ ही खाऊंगी। सोमात रानी तासा के पास पहुंचकर बोला, रानी तासा, तुम्हारे खाने को कुछ लाऊं? नहीं सोमात, रानी तासा ने सख्त स्वर में कहा, मुझे तो खुम्बरी चाहिए। वो एक बार मुझे मिल गई तो बच न सकेगी, सोमात ने सिर हिलाकर कहा। तुम पहले से काफी बदले बदले हो। हाँ रानी तासा, महापंडित ने मेरे स्वभाव में कुछ बदलाव किया है। पहले मैं चुप चुप रहता था, अपने काम से मतलब रखता था, परंतु इस बार महापंडित ने मेरे दिमाग में जो प्रोग्राम डाला है उसकी वजह से
मैं हंसता मुस्कुराता भी हूँ, दोस्तों की तरह बातें करता हूँ। ऐसा करने से लोग मेरे से दूर नहीं भागेंगे। सोमाद वहां से चला गया तो रानी तासा के कानों में स्त्री की मध्यम सी आवाज पड़ी, मेरे से भी बात कर ले तासा। तू कौन? रानी तासा चौंकी। भूल गई क्या? मैं डुमरा की शक्ति हूँ जो तेरी सहायता के लिए तेरे कंधों पर बैठी हूँ। पर पूरे सफर के दौरान तूने मुझसे एक भी बात नहीं की। तेरे को मेरे से बात करनी चाहिए। मैं भूल गई थी तुझे। जब भी मुझसे बात करनी हो तो मुझे ओरी कहकर बुला लेना। वही आवाज सुनाई दी। मैं ऐसा ही करूंगी। तूने कुछ खाया क्यों नहीं, जबकि तेरे को भूख है? मन नहीं है। जिसके कंधों पर मैं सवार होती हूँ उसके मन का हाल मुझे पता रहता है। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रही है। रानी तासा ने कुछ नहीं कहा। तेरा मन उदास है कि राजा देव तेरे पास नहीं है। ओरी की आवाज पुनः आई। उदास तो होगा ही, रानी तासा बोली। कितनी खुश थी मैं पूपा में राजा देव के साथ। उसकी आंखें भर आईं। वो सब खुमरी की ताकतों की चालाकी थी। राजा देव ने तो तुझे इतने वक्त के लिए भी स्वीकार नहीं करना था। वो तो खुमरी की ताकतों ने उसका दिमाग घुमा दिया और तेरा दीवाना होकर सदूर की तरफ चल पड़ा। यहाँ पहुंचे तो खुमरी की ताकतों ने राजा देव पर से अपना साया उठाया तो उसे होश आया कि वो ये क्या कर रहा है। राजा देव मेरे क्यों नहीं हो सकते? रानी तासा का स्वर भर्रा उठा। देख, जब तक वो तेरा था तेरा ही था, तेरा ही बनकर रहा। पर वो जन्म खत्म होते ही सब रिश्ते खत्म हो गए। तू सदूर पर जन्म लेती रही और वो पृथ्वी पर पहुंचकर जन्म लेने लगा। तू तो उसका इंतजार करती रही क्योंकि महापंडित ने तेरे हर जन्म में तेरे दिमाग का वो कोना सुरक्षित रखा जहां राजा देव की यादें थी। पर राजा देव तो पृथ्वी पर जन्म लेते ही पुरानी यादों को भूल चुका था और नए जन्म के संग संग ही चलने लगा। अब उसकी पत्नी नगीना है और वो किसी भी हाल में नगीना को छोड़कर तेरा हाथ नहीं थामेगा। आगे जाकर वक्त बदल जाए तो दूसरी बात है। मेरा हाथ थामा तो था। वो खुमरी की ताकतों ने उसका दिमाग घुमा दिया था कि खुमरी तुम लोगों के संग सदूर पर पहुंच सके। राजा देव पृथ्वी पर कैसे पहुंच गए? रानी तासा ने पूछा। ये लंबी दास्तान है, कभी वक्त मिला तो तुझे बताऊंगी। ओरी की आवाज कानों में पड़ रही थी। जब ग्रह से बाहर निकलकर राजा देव आकाश गंगा में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे और बहुत दूर निकल गए थे, तभी पृथ्वी की एक शक्ति से मुलाकात हुई। वो पृथ्वी के लोगों का मृत्यु और जन्म का हिसाब रखती थी। उस शक्ति ने राजा देव के दिमाग को पढ़ लिया कि वो धोखे का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा है। ऐसे में उस शक्ति ने राजा देव के शरीर से जान निकाली और अपने साथ ले गया और राजा देव का पृथ्वी पर जन्म करा दिया। और राजा देव मुझे भूल गए? रानी तासा ने दुखी स्वर में कहा। हाँ, नया जन्म, नई यादें, नए लोग। पृथ्वी पर ऐसा ही होता है। पृथ्वी की शक्तियां आकाश गंगा में घूमती रहती हैं। अपने कार्य पूर्ण करने के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है। ओरी ने कहा। तुम लोग भी जाती हो? हाँ, काम बनाने के लिए हमें भी दूर दूर तक जाना पड़ता है, तभी तो हम ताकतवर बनती हैं। तो मैं राजा देव को नहीं पा सकती? रानी तासा ने गहरी सांस लेकर पूछा। नहीं, वो नगीना का है। कोशिश करूं तो भी सफल नहीं होंगी। पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होता है। अभी तक तो मेरा जवाब नहीं में है। तू इस बारे में ज्यादा मत सोच और राजा देव की दोस्त बन जा। इससे तेरे को राजा देव का ज्यादा साथ मिलता रहेगा। वो मेरी जान है और तुम उसे दोस्त बनाने को कह रही हो? तू उसके लिए अपने मन में कैसे भी विचार रख, पर उसकी जान तेरे में नहीं बसती। उसे हमदर्दी है तेरे से। रानी तासा चुप रही। ओरी की भी आवाज नहीं आई। खुमरी की ताकतों ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। अपने मतलब के लिए मेरे देव को मेरे से अलग कर दिया। बुरी ताकतें तो बुरा काम ही करेंगी। ओरी की आवाज सुनाई दी। मैंने खुमरी को मार देना है। उसे मार दिया तो बहुत अच्छा होगा। सदूर के लोगों का जीवन चैन से बीतेगा, शक्तियों को भी चैन मिलेगा। खुमरी को मारने में मैं सफल हो जाऊंगी ना? मुझे क्या पता, तू कोशिश करना। तू क्या करेगी तब? तेरी सहायता करूंगी, तेरे को खतरे से बचाऊंगी। रास्ता दिखा तो खुमरी को मारने का रास्ता बताऊंगी। अब सारी बातें छोड़ और खाना खा ले। पेट खाली रहेगा तो तू काम कैसे कर पाएगी? ओरी ने कहा। रानी तासा उठी और देवराज चौहान और नगीना के पास जा पहुंची। मुझे भूख लगी है, रानी तासा ने शांत स्वर में कहा। हम मिलकर खाना खाते हैं। ये तो अच्छी बात है, नगीना मुस्कुरा पड़ी। मेरा भी खाने का मन है। बैठ जाओ। आप भी खाएंगे क्या?
देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। सब थोड़ा थोड़ा नींद ले चुके थे। रात भर सफर में जागते रहने से नींद लेना जरूरी हो गया था। इस दौरान सोमाथ पहरा देता रहा था। आधा दिन बीत चुका था। अब आगे जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। डुमरा ने कहा था कि सबने अलग अलग बढ़कर जंगल में खुमरी की जगह को तलाश करना है। ऐसे में तय किया गया कि दो दो होकर जंगल में जाया जाए। इस तरह 4 ग्रुप बन जाएंगे। परंतु इसमें समस्या ये दिखी कि अलग हो जाने के बाद उन्हें एक दूसरे की स्थिति का पता नहीं चलेगा। कोई यंत्र भी नहीं कि जिससे वे एक दूसरे से संपर्क कर सके। बबूसा, सोमारा कह उठी, मैं तो तेरे साथ रहूंगी। मेरे साथ ही क्यों? कहीं खुमरी का दिल तेरे पर आ गया तो? डुमरा ने कहा था कि किसी को खुमरी से प्यार मुझसे नहीं, पृथ्वी से आए लोगों में से किसी के साथ होगा। बबूसा ने सिर हिलाकर कहा। पास खड़े जगमोहन ने बबूसा को देखा। तुम खुमरी से सतर्क रहना, बबूसा ने जगमोहन से कहा। जगमोहन देवराज चौहान के पास जाकर बोला, हम दोनों को खास सतर्क रहना होगा। डुमरा ने खुमरी से प्यार हो जाने की बात कही थी। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो हमने अपने दिमाग को काबू में रखना होगा। इसी तरह बचा जा सकता है, देवराज चौहान बोला। उसके बाद जोड़ियां बनाई गईं, जो कि इस प्रकार बनी। रानी तासा और नगीना, जगमोहन और बबूसा, देवराज चौहान और मोना चौधरी। चौथी जोड़ी सोमाथ और सोमारा की थी। इसके साथ ही साथ लाए खाना पानी को भी आधा बांट लिया गया। घोड़े वहीं छोड़ दिए गए कि पैदल चलेंगे तो उनकी निगाहों से खुमरी की जगह छिप नहीं सकेगी। चलने से पहले रानी तासा गुस्से भरे स्वर में कह उठी, हमने खुमरी को खत्म करना है। उसने कभी मुझे और राजा देव को जुदा किया था। ये मेरा बदला है। ये मेरा भी बदला है तासा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। हम सब तुम लोगों के साथ हैं, जगमोहन कह उठा। जो भी काम करना है हमें सोच समझकर करना है, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। हमारा मुकाबला बुरी ताकतों से है। ये हाथ पांवों की लड़ाई जैसा नहीं होगा। हमें ये भी नहीं पता कि कोई सामने आ जाए तो उसके साथ क्या करना होगा। हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। उसी पल ओरी रानी तासा के कान में बोली, जरूरत पड़ने पर सुरक्षा कवच सबको हथियार देता रहेगा। रानी तासा ने ये बात सबसे कह दी। सुरक्षा कवच? जगमोहन ने हाथ की उंगली में पड़ी अंगूठी को देखा। ये हमें कैसे हथियार देगा? जब वक्त आएगा ऐसा तो पता चल जाएगा। ओरी की बात रानी तासा ने पुनः सबसे कह दी। तुम्हें ये बातें कैसे पता है? मोना चौधरी ने पूछा। जो शक्ति डुमरा ने मेरे कंधों पर बिठाई है वो बता रही है मुझे, रानी तासा बोली। तुम्हारे पास तो शक्ति है, हमारे पास वो भी नहीं। रानी तासा के पास इस बात का जवाब नहीं था। फिर वे सब जंगल में आगे बढ़ गए। शुरू शुरू में जंगल घना नहीं था, लेकिन कुछ आगे बढ़ने के बाद जंगल घना होने लगा और सब दो दो के जोड़े में अपनी अपनी दिशा चुनकर अलग होते चले गए। रानी तासा और नगीना घने जंगल में सतर्कता से आगे बढ़ती जा रही थी। पेड़ इतने घने थे कि सूर्य की रोशनी को जमीन पर नहीं पड़ने दे रहे थे। कहीं कहीं तो अंधेरा सा महसूस होने लगता था। दोनों की पीठों पर पानी और खाने पीने से लदे सामान के बैग जैसे थैले थे। उनकी नजरें हर तरफ जा रही थी। पेड़ों के नीचे तो खुमरी का ठिकाना नहीं होगा, नगीना ने कहा। ये मुझे संभव नहीं लगता, रानी तासा बोली। तुम पहले इस जंगल में आई हो? नहीं, यहाँ आने का मेरा कभी कोई काम नहीं रहा। परंतु बबूसा एक बार आ चुका है। वो कहता है बहुत घना जंगल है, यहाँ जानवर वगैरह हो सकते हैं। ऐसा कुछ होता तो बबूसा जरूर बताता, रानी तासा ने कुछ अजीब ढंग से कहा। तभी रानी तासा के कंधे पर बैठी ओरी की आवाज उभरी। यहाँ खतरनाक जानवर बहुत थे, परंतु खुमरी की ताकतों ने उन्हें दूर भगा दिया। नगीना ने भी सुनी ये आवाज। खुमरी की ताकतों को जानवरों का क्या डर? नगीना बोली। जानवर ताकतों का ध्यान भंग कर देते थे। वो आपस में ही लड़ते और बहुत शोर उठता था, ओरी ने कहा। तुम शक्तियों ने यहाँ आकर खुमरी की जगह क्यों नहीं ढूंढी? रानी तासा बोली। हमें खुमरी की जगह नजर नहीं आएगी क्योंकि वहाँ ताकतों ने अपने साये फैला रखे हैं, ओरी ने बताया। इंसानों को वो जगह दिख जाएगी? हाँ, तभी तो डुमरा ने तुम लोगों के साथ काम करने में ऐतराज नहीं दिखाया। डुमरा ने ही क्यों ना जगह ढूंढ ली? ये घना जंगल है और बहुत बड़ा है। एक अकेला इंसान तो सालों लगा देता है इस काम में। डुमरा को और भी तो काम करने पड़ते हैं। वो इधर आ जाता तो हमारे काम रुक जाते, ओरी बोली। डुमरा ने कहा था
कि वो हमारे पास ही रहेगा। नगीना बोली, हाँ, डुमरा इधर आने को चल पड़ा है। अब की बात और है, क्योंकि तुम लोग खुमरी का ठिकाना खोजने की चेष्टा में हो। डुमरा को इस काम में नहीं लगना होगा और कुछ दिन में शायद सफलता मिल जाए। ओरी ने कहा, इस बार एक और बात नई होने वाली है। खुमरी को यहाँ आए मर्दों में से किसी से प्यार होने वाला है। डुमरा की आशा है कि इस बार कुछ होके रहेगा। खुमरी को तभी प्यार होगा जब हम लोग उसके ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। ये बात तो मैंने सोची नहीं थी, रानी ताशा के होठों से निकला। इसका मतलब हम खुमरी को ढूंढ लेंगे। मैं उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रानी ताशा के दांत भिज गए। मेरे देव से उसने ही मुझे अलग किया था। इस काम में मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ ताशा, नगीना कह उठी। चलते चलते रानी ताशा ने नगीना के चेहरे पर नजर मारी। तू गलत बात सोच रही है, एकाएक ओरी रानी ताशा से कह उठी। इस बार स्वर धीमा था। क्या मेरे विचार गलत हैं? रानी ताशा ने कहा। वो नहीं मानेगी। वो भी राजा देव को तेरे जितना प्यार करती है, ओरी ने बताया। कोशिश तो कर सकती हूँ। कर ले, मेरी बात पर नहीं भरोसा तो तसल्ली कर ले। कुछ पलों बाद रानी ताशा ने नगीना से कहा, किसी ग्रह की रानी बनना मामूली बात नहीं होती। हाँ, नगीना ने कहा, ये बड़ी बात है, गर्व की बात है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सदूर की रानी बना सकती हूँ, रानी ताशा ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? इस सदूर की रानी बन जाओ और मुझे मेरा देव लौटा दो। नगीना ने अजीब सी निगाहों से रानी ताशा को देखा। दोनों तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। ये तुम क्या कह रही हो? नगीना के होठों से निकला। सदूर की रानी बनना बहुत बड़ी बात है नगीना। मेरी मानो तो ये मौका हाथ से न निकलने दो। नगीना मुस्कुरा पड़ी, बोली, मुझे किसी भी ग्रह की रानी बनने की इच्छा नहीं है। सबकी इच्छा होती है ग्रह की रानी बनने की। शायद तुम देव को मुझे वापस नहीं लौटाना चाहती। देवराज चौहान कोई सामान तो है नहीं जो लौटा दूं। नगीना गंभीर हो गई। ये प्यार है, वो मेरे को चाहते हैं। अगर मैं उसे तुम्हारे पास जाने को भी कहूं तो वो कभी नहीं मानेंगे। ये प्यार का खिंचाव होता है जो इंसान को बांधे रखता है। तुम बीच में से हट जाओ तो राजा देव मेरे हो जाएंगे। ये भूल है तुम्हारी। देवराज चौहान को तुम अभी समझी नहीं। मैं देव को तुमसे भी अच्छी तरह जानती हूँ। वो मेरे बिना नहीं रह सकते, परंतु तुम्हारी वजह से मेरी तरफ कदम नहीं उठा पा रहे। अगर तुम ना होती तो उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ना था। तुम मृग तृष्णा में भटक रही हो, जन्मों पुरानी बात को ताजा जिंदगी में डालने की चेष्टा कर रही हो, जो कि हो ही नहीं सकता। उस जन्म के बाद देवराज चौहान कई जन्म जी चुका है, पर राजा देव को वो जन्म याद आ चुका है। उससे कुछ होता तो देवराज चौहान ने अवश्य तुम्हारा हाथ थाम लिया होता। तुम्हारी सोचें गलत दिशा की तरफ जा रही हैं। ठीक तरह सोचो तो समझ जाओगी कि देवराज चौहान पर से तुम्हारा हक खत्म हो चुका है। तुम्हें सुनहरी अवसर मिल रहा है सदूर की रानी बनने का। इतना बड़ा ओहदा पाने की इच्छा मुझे कभी नहीं रही। या तो तुम राजा देव को मेरे हवाले नहीं करना चाहती? रानी ताशा का स्वर तीखा हो गया। देवराज चौहान मेरा पति है, फिर भी उस पर बंदिश नहीं है कि वो मेरे साथ रहे। उसके लिए रास्ते खुले हैं कि वो जिस ओर भी जाना चाहे जा सकता है। तुम देवराज चौहान को ले सकती हो तो ले लो। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा देव को मेरे हवाले करो। मैं अपना पति किसी और को क्यों दूंगी? तुम्हारी मांग ही गलत है ताशा, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। रानी ताशा खामोश हो गई। तभी ओरी धीमे स्वर में बोली, अब हो गया भरोसा तुझे मेरी बात का? मैं राजा देव को अपना बना के रहूंगी, रानी ताशा दृढ़ स्वर में कह उठी। ये तू जान। घने जंगलों में नजरें घुमाती रानी ताशा और नगीना बढ़ती रही। पेड़ों के पत्तों की आवाजों को छोड़कर जंगल में गहरी खामोशी थी। सूर्य की तपिश जमीन तक नहीं आ पा रही थी, परंतु कहीं कहीं से सूर्य की धूप तीखी लकीर के रूप में दिखाई दे जाती थी। यदा कदा उनके अपने ही कदमों की आवाजें सुनाई दे जाती थी। दोनों के बीच कोई खास बात नहीं हो रही थी। रानी ताशा गंभीर दिखाई दे रही थी, नगीना शांत थी। ओरी, रानी ताशा बोली, हाँ, खुमरी इस घने जंगल में अपनी जरूरतें कैसे पूरी करती होगी? रानी ताशा ने पूछा। उसकी ताकतें उसे हर चीज मुहैया करा देती हैं। उन्हें पता चल गया होगा कि हम किस इरादे से यहाँ हैं, या वे अभी नहीं जानती हमारे बारे में? ताकतों को पता चल गया होगा कब का। खुमरी भी तुम सबके आने के बारे में जान चुकी होगी। ओह,
तो अब वो क्या करेगी? तुम सब पर काबू पाने का प्रयत्न करेगी। क्या पता वो इस जंगल में हो ही नहीं। खुमरी इसी जंगल में रहती है तासा। शक्तियों ने कब की ये बात जानी है कि उसका शरीर 500 सालों से इसी जंगल में कहीं है, लेकिन ताकतों की छाया ने उस जगह को शक्तियों से छिपा रखा है। अगर खुमरी मुझे मिल गई तो मैं उसकी जान ले लूंगी। रानी तासा गुर्रा पड़ी। आसान तो नहीं होगा, पर कोशिश करके देख लेना। मैं तब तेरे को बढ़िया से बढ़िया हथियार दूंगी। उसने मुझे और देव को अलग किया था। रानी तासा का चेहरा दहक रहा था। बहुत बुरी मौत दूंगी उसे। अपनी तड़प के एक एक पल का हिसाब लूंगी। उसने मेरे कई जन्म तबाह कर दिए हैं। ऐसा वक्त आए तो होश में मुकाबला करना। नगीना ने कहा, खुमरी आसानी से काबू में नहीं आएगी। नगीना ठीक कहती है तासा। गलत ढंग से मुकाबला किया तो वो तुम्हें मार देगी। उसकी ताकतें हमसे कम नहीं है। तब वो खुमरी को बढ़िया से बढ़िया हथियार देंगी लड़ने के लिए। खुमरी भी लड़ने में कम नहीं है। उनके कदम आगे बढ़ते रहे। दिन का उजाला शाम में बदलने लगा। जंगल में तो शाम का वक्त और भी गहरा दिखने लगा। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि वहां खुमरी के टिके होने का शक हो सके, नगीना ने कहा। तभी रानी तासा के कदम ठिठक गए। वो देखो, रानी तासा ने तेज स्वर में कहा। नगीना भी रुकी और उस तरफ देखा। बाईं तरफ कुछ पेड़ों के पार एक पेड़ के नीचे औरत के 2 पांव दिख रहे थे। पैरों में पायल जैसी कोई चीज पड़ी थी। पैर बहुत सुंदर थे, गोरे और गुलाबी। रानी तासा की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। नगीना से नजरें मिली। वो खुमरी है, रानी तासा खतरनाक स्वर में कह उठी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, नगीना ने सोच भरे स्वर में कहा। ये जो भी है इस घने जंगल में क्या कर रही है? ओरी, रानी तासा बोली, मुझे हथियार दो। उसी पल जमीन में जाने कहां से आकर तलवार धंस गई। रानी तासा ने तलवार थामी और झटके के साथ जमीन से निकाली। फिर दबे पांव उस तरफ बढ़ी। नगीना उसके साथ थी, परंतु उसके पास इस वक्त कोई हथियार नहीं था। रानी तासा और नगीना दबे पांव उस पेड़ के तने के पास पहुंची और वहां मौजूद युवती के करीब जा पहुंची। वो 23-24 साल की युवती थी। चोली घाघरा जैसे कपड़े पहन रखे थे जो कि मैले हो चुके थे। पीठ के बल लेटी वो गहरी नींद में थी और मध्यम से खुर्राटे ले रही थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वो खूबसूरत थी। ये खुमरी नहीं है, ओरी कह उठी। तो कौन है? रानी तासा का चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। इसे जगा और पूछ ले, पर पहले तलवार छोड़ दे। अब तेरे को हथियार की जरूरत नहीं। ऐसे ही छोड़ दूं? हाँ। रानी तासा ने तलवार छोड़ी। वो नीचे जा गिरी। उसी पल वो जाने कहाँ गायब हो गई। नगीना ने पास पहुंचकर युवती को आवाज लगाई, परंतु उसकी नींद नहीं टूटी। नगीना ने झुककर युवती को कंधे से पकड़कर हिलाया तो वो हड़बड़ाकर उठते हुए बोली, आज्ञा महान खुमरी। खुमरी का नाम सुनते ही रानी तासा और नगीना चौंकी। युवती ने जब दोनों को देखा तो फौरन खड़ी होते कह उठी, कौन हो तुम दोनों? तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानी तासा ने पूछा। मैं तो यहीं रहती हूँ, वो बोली। यहाँ कहाँ? मैं क्यों बताऊं? कहते हुए उसकी निगाह रानी तासा के गले में पड़े हार पर टिक गई। तुम्हारा हार तो बहुत सुंदर है। तुमने अभी खुमरी का नाम लिया, नौकर मालिक का नाम नहीं लेगा तो किसका लेगा? उसने सामान्य स्वर में कहा। तब तक वो नगीना के हाथ में पड़ी अंगूठी को भी देख चुकी थी और कहा, तुम्हारी अंगूठी बहुत अच्छी है। कितने बढ़िया गहने पहन रखे हैं तुम दोनों ने। तुम जानती हो खुमरी कहाँ रहती है? रानी तासा के होठों से निकला। नौकर मालिक का घर नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, पर तुम लोग कौन हो? हम खुमरी की पहचान वाले हैं, नगीना बोली। उसी से मिलने आए हैं, पर रास्ता भटक गए। तुम हमें खुमरी के पास ले चलो, रानी तासा ने एकाएक मुस्कुराकर कहा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, युवती फौरन कह उठी। मैं नहीं ले जाऊंगी तुम्हें खुमरी के पास। क्यों? खुमरी ने अजनबी लोगों से बात करने को मना कर रखा है और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें खुमरी के पास ले जाऊं। खुमरी मुझे चींटी बना देगी। आज सुबह ही उसने एक आलसी दासी को चींटी बना दिया था। वो घबरा उठी। तुम्हारा नाम क्या है? तोती। रानी तासा बड़े प्यार से बोली। तुम्हें मेरे गले में पड़ा हार पसंद है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा हार है। दोती ने मुस्कुराकर हार को देखा। अगर तुम हमें खुमरी के रहने की जगह बता दो तो मैं ये हार तुम्हें दे दूंगी। ऐसा मत करो, ओरी कह उठी। मैं हार की वजह से तुम्हारे साथ जुड़ी हूँ।
ये हार शक्तियों की निशानी है। इसे अपने से अलग भी मत करना, वरना तुम शक्तियों की सुरक्षा खो दोगी। ये लड़की ताकतों की कोई चाल भी हो सकती है। परंतु रानी ताशा ने ओरी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम मुझे खुमरी का पता बताओ, मैं तुम्हें यह हार दे दूंगी, रानी ताशा ने पुनः कहा। खुमरी को तो न बताओगी कि मैंने तुम्हें रास्ता बताया है? दोती लालच भरे स्वर में कह उठी। नहीं बताऊंगी, मेरा भरोसा करो। मुझे ताकतों की बू आ रही है इस लड़की से। ये ताकतों की भेजी हुई है ताशा, ओरी बेचैनी भरे स्वर में कह उठी। गले से हार मत उतारना, ताकतों ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया है। तुम चुप रहो ओरी, रानी ताशा ने धीमे स्वर में कहा। ये क्या कह रही हो? मैं स्पष्ट तौर पर लड़की के शरीर से ताकतों की बू सूंघ रही हूँ। इसकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। खुमरी की चाल है ये, ओरी ने परेशान स्वर में कहा। हार मत उतारना। वो अंगूठी भी लूंगी, दोती ने नगीना के हाथ में पड़ी अंगूठी की तरफ इशारा करके कहा। क्यों नहीं, रानी ताशा ने कहा। वो अंगूठी भी तुम्हें दे देंगे। तुम रास्ता पहले दो, फिर रास्ता बताऊंगी, दोती मचल कर कह उठी। होश में आ ताशा, ये ताकतें खेल खेल रही हैं, ओरी गुस्से से कह उठी। मैं अंगूठी नहीं दूंगी, नगीना दृढ़ स्वर में कह उठी। दे दो, रानी ताशा ने कहा। यह हमें खुमरी तक पहुंचने का रास्ता बता रही है। नहीं दूंगी, तुम जानते ही हो कि यह अंगूठी सुरक्षा कवच है, इसे मैं अपने से अलग नहीं करूंगी, नगीना ने पक्के स्वर में कहा। उसी पल रानी ताशा उछली और जबरदस्त घूंसा नगीना के सिर पर मारा। नगीना को रानी ताशा से ऐसी आशा नहीं थी। घूंसा पड़ते ही नगीना की आंखों के सामने लाल पीले तारे नाचे और घुटने मुड़ते चले गए। वो जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गई। रानी ताशा ने होंठ भींचे झुककर नगीना की उंगली से अंगूठी निकाल ली। तू पागल हो गई है क्या, जो लड़की की बातें मान रही है? ओरी बदहवास सी कह उठी। चुप कर, रानी ताशा ने कठोर स्वर में कहा। मैं खुमरी को मार दूंगी। ये खुमरी की भेजी ताकत है लड़की। ये क्यों नहीं सोचा कि ये घने जंगल में क्यों सो रही थी? खुमरी की दासी है ये, रानी ताशा गुर्रा उठी। अब खुमरी मुझे मिलने वाली है, मैं उसे। तुमरा ने मुझे किस बेवकूफ के कंधे पर बैठा दिया, ओरी गुस्से से कह उठी। होश में आ जा, नहीं तो तू बहुत पछताएगी। ये खुमरी की भेजी ताकत है, मुझे इससे ताकतों की बू आ रही है। अंगूठी वापस नगीना की उंगली में। उसी पल रानी ताशा ने अपने गले का हार उतार दिया और दोती की तरफ बढ़ाया। ये ले, तूने तो मुझे खुश कर दिया, दोती लालची स्वर में कह उठी। मेरे हाथ गंदे हैं, धोकर ही इन गहनों को हाथ लगाऊंगी। इन्हें जमीन पर रख दे और खुमरी तक जाने का रास्ता सुन ले। तभी ओरी का चिल्लाता मध्यम सा स्वर उसके कानों में पड़ा। क्रोध में तू अपने होश गुम कर बैठी है, अभी भी वक्त है, संभल जा, नहीं तो। रानी ताशा ने ओरी के शब्दों की परवाह किए बगैर हार और अंगूठी नीचे रख दी। दोती की आंखों में खतरनाक चमक लहरा उठी। उसने उसी पल अपने दोनों हाथ आपस में मिलाए और सिर के ऊपर ले जाकर हाथों को खोल दिया। ऐसा करते ही रानी ताशा को लगा जैसे उसके शरीर को लकवा मार गया हो। उसने हाथ हिलाना चाहा तो हाथ न हिला, पांव उठाना चाहा तो पांव नहीं हिल सका। रानी ताशा के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा, जैसे उसके होश वापस आते चले गए। क्रोध एकाएक गायब हो गया, चेहरे पर परेशानी नाची। ये मुझे क्या हो गया है, रानी ताशा के होठों से निकला। तुम कौन हो? दोती नाम है मेरा, दोती ठहाका लगा उठी। खुमरी की ताकतों का मामूली सा हिस्सा हूँ, आजकल ओहारा की सेवा में हूँ। तुम तो क्रोध में अपने होश गंवा बैठी रानी ताशा, जरा भी न समझ सकी कि शक्तियों की निशानी हार और अंगूठी ही मैं क्यों मांग रही हूँ। डुमरा ने बच्चों जैसा खेल खेला है तुम लोगों को खुमरी के मुकाबले पर भेजकर। ओह, रानी ताशा का चेहरा फक पड़ गया। मुझे ओरी की बात माननी चाहिए थी, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी। तभी दोती मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और हार अंगूठी को उठाकर अपनी चोली में रखा और रानी ताशा का हाथ पकड़ा। फिर झुककर बेहोश पड़ी नगीना का हाथ थामा। ये तुम क्या कर रही हो, रानी ताशा बेचैन सी कह उठी। चल तो, दोती हंसी और होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाई। अगले ही पल दोती और रानी ताशा नगीना इस तरह गायब हो गए जैसे हवा में घुल गए हों। अब वहां कोई भी नहीं था। रात का अंधेरा घिरना आरंभ हो गया था। रात के अंधेरे में जंगल
पूरी तरह काला स्याह हो चुका था। हाल ये था कि अपने हाथ पांव भी न दिख रहे थे। देवराज चौहान और मोना चौधरी ने अंधेरा होने तक जंगल के भीतर का काफी लंबा रास्ता तय कर लिया था, परंतु उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि वे सोचते कि खुमरी का ठिकाना हो। पूरी तरह अंधेरा हो जाने पर उन्होंने अपने सामान से मसाल निकाली और जलाकर पेड़ों के झुंड के पास मुनासिब जगह तलाश की और वहीं रात बिताने के इरादे से रुक गए। तुम्हें भूख लगी है? अपने थैले जैसे बैग से उन्होंने नीचे बैठकर टेक लगा ली थी। नहीं, देवराज चौहान बोला, तुम खा लो, अभी मुझे भी भूख नहीं लगी। अपने थैले जैसे बैग से उन्होंने नीचे बैठकर टेक लगा ली थी। मसाल की रोशनी का प्रकाश खुले में ज्यादा दूर तक नहीं जा रहा था। पास बैठे उन दोनों के चेहरे मसाल के प्रकाश में चमक रहे थे। मसाल को उन्होंने जमीन में धंसाकर खड़ा कर दिया था। हमें खुमरी का ठिकाना जल्दी ढूंढना होगा, देवराज चौहान ने कहा। ऐसे जंगल में ज्यादा रातें नहीं बिताई जा सकती। मसाल भी ज्यादा रातों का साथ नहीं देगी। अपने काम में हमें तेजी दिखानी होगी। मेरे पास भी मसाल है, मोना चौधरी ने थैले को थपथपाया। फिर भी काम जल्दी पूरा कर ले तो ज्यादा ठीक होगा, देवराज चौहान ने कहा। खुमरी जानती है कि हम यहाँ हैं, वो भी जरूर कुछ करेगी, मोना चौधरी बोली। हमने सुरक्षा कवच के रूप में डुमरा की दी अंगूठियां पहन रखी हैं। खुमरी की ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डुमरा ने कहा था कि शायद हमें नुकसान भी पहुंचाने में सफल रहे ताकतें। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि खुमरी की ताकतों ने तुम्हें और रानी तासा को कभी अलग किया था? मोना चौधरी ने पूछा। कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकते? उस जन्म के बाद मैं कई जन्म जी चुका हूँ और सब जन्मों का मुझे पता भी है। देवराज चौहान का स्वर सोच से भरा था। मैं उस जन्म में रानी तासा के साथ बहुत खुश था। हम अच्छे से अपना जीवन बिता रहे थे। ना तो तासा के प्यार में कमी थी, ना ही मेरे प्यार में। हमें एक दूसरे से शिकायत नहीं थी। वो एक अच्छा वक्त था। वो वक्त हाथ से निकल जाने से तुम्हें तकलीफ महसूस हो रही है आज? ऐसी बातों का अब क्या फायदा? मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम रानी तासा के साथ इसलिए देने को तैयार हो गए कि खुमरी ने तुम दोनों को अलग किया था? क्या आज भी तुम्हारे मन में रानी तासा के लिए दिल में जगह है? देवराज चौहान ने मसाल की रोशनी में चमकते मोना चौधरी के चेहरे को देखा। तासा से मेरा रिश्ता तो है ही, इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकती, देवराज चौहान बोला। वो तब से आज तक मेरा इंतजार करती रही और आज जब मैं उसे मिला तो उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूँ। इस बात का अफसोस है तुम्हें? अफसोस तो नहीं, परंतु दुख है कि मैं तासा को चैन नहीं दे सका, क्योंकि मेरे जीवन की राहें पहले से ही नगीना के साथ तय हैं। तासा के लिए इस जीवन में मेरे पास कोई जगह नहीं है। वो मात्र एक पुरानी घटना की तरह है। अगर नगीना नहीं होती तो तुम रानी तासा को स्वीकार कर लेते। मोना चौधरी का स्वर शांत था। कह नहीं सकता उस स्थिति में क्या होता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि नगीना मेरे लिए पहले है। तासा के साथ कभी मैंने प्यार किया था तो आज मैं नगीना के साथ करता हूँ। जीवन बदल गए हैं तो सोच भी तो बदलेगी। प्यार को छोड़कर तासा के लिए आज भी मैं हर काम कर सकता हूँ। उसने कहा खुमरी से बदला लेना है तो मैंने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि तासा की ये सोच सही है कि खुमरी हमारी गुनहगार है। उसने हमें अलग कर दिया था उस जन्म में। एकाएक मोना चौधरी सतर्क सी हो गई। निगाहें आसपास के फैले अंधेरे में घूमी। यहाँ कोई है? मोना चौधरी के होठों से निकला। देवराज चौहान भी सतर्क दिखने लगा। कई पल बीत गए, शायद कोई नहीं है, देवराज चौहान बोला। जंगल में भ्रम में डालने वाली आवाज उठती रहती है। मोना चौधरी की निगाह जंगल के अंधेरे की तरफ घूमती रही। अगले ही पल नगीना की आवाज सुनकर दोनों चौंके। क्या तुम लोग मेरी आवाज पहचान रहे हो? नगीना? देवराज चौहान के होठों से निकला। फिर ऊंचे स्वर में बोला, तुम कहाँ हो नगीना? चंद पल बीते कि सामने से कोई आता दिखा। फिर लगा वो दो हैं। देवराज चौहान और मोना चौधरी खड़े हो गए। नगीना के इस प्रकार मिल जाने से हैरान थे। नगीना के साथ रानी तासा थी। वे पास आ पहुंचे। बेला तुम इस तरफ? मोना चौधरी ने गहरी सांस लेकर कहा। जंगल नापते नापते इस तरफ निकल आए, नगीना ने मुस्कुराकर कहा। मसाल की रोशनी हमें दूर से नजर आई तो हम समझ गए कि वे अपने ही लोग होंगे और मेरा विचार सही निकला। वे चारों नीचे बैठ गए। नगीना और रानी तासा ने पीठ पर लदे थैले रख दिए।
मसाल की रोशनी में रानी तासा के गले में पड़ा हार चमक रहा था। नगीना के हाथ की उंगली में भी अंगूठी पड़ी दिख रही थी। तो तुम लोगों को ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जो खुमरी का ठिकाना होने का शक पैदा करे? देवराज चौहान बोला। नहीं देव, रानी तासा ने कहा, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मैं खुमरी को मार देने के लिए व्याकुल हूँ। मैं इस बात को भूल नहीं पा रही कि उसने हमें अलग कर दिया था। मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगी। हाँ तासा, हम सब इस काम को कर देना चाहते हैं। आपको भी खुमरी की कोई भनक नहीं मिली? नगीना ने पूछा। नहीं, अब दिन निकलने पर ही आगे बढ़ेंगे, देवराज चौहान बोला। मैं तो चलते चलते थक गई, रानी तासा बोली। अब गहरी नींद लूंगी। पर मुझे तो भूख लगने लगी है, नगीना बोली। क्यों ना सोने से पहले कुछ खा लें? मैं भी खाऊंगी, मोना चौधरी कह उठी। जब खाना खोला गया तो सब खाने लगे। खाना रानी तासा ने अपने थैले से निकाला था। कोई और तो नहीं मिला? खाते खाते नगीना ने पूछा। जगमोहन, बबूसा या सोमात सोमारा, और कोई नहीं दिखा। रात में किसी को ढूंढना जंगल में आसान रहता है। मसाल की रोशनी दूर से ही दिख जाती है, नगीना ने कहा। क्या पता उनमें से किसी को खुमरी का ठिकाना दिख गया हो, रानी तासा कह उठी। ये भी संभव है, मोना चौधरी ने सिर हिलाया। जाने इस वक्त वे किस हाल में होंगे। सोमात को खुमरी का ठिकाना मिल जाए तो बढ़िया होगा। सोमात पर तो ताकतें अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। जगमोहन और बबूसा भी कम नहीं है, नगीना बोली। उन्होंने सुरक्षा कवच पहन रखा है, वो खुमरी को मार देंगे। ऐसी ही बातों में खाना खाया गया। बचा खाना बांधकर थैले में वापस डाल लिया रानी तासा ने और कहा, अब मैं नींद लूंगी। मैं भी, मोना चौधरी बोली। पहरे पर भी तो किसी को रहना चाहिए, नगीना बोली। सोए सोए खुमरी ने आकर हमारे गले काट दिए तो? तुम तीनों नींद लो, देवराज चौहान बोला। मैं पहरा दूंगा। कुछ देर बाद मुझे उठा देना, मोना चौधरी ने कहा। तब तुम सो जाना। इसके बाद तीनों थैलों को तकिया बनाए लेट गईं। देवराज चौहान बैठा रहा, जागता रहा। थोड़ा ही वक्त बीता कि देवराज चौहान का सिर चकराने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। अपने को उसने संभालने की भरसक चेष्टा की, परंतु अंत में बेहोश होकर नीचे लुढ़क गया। ऐसा होते ही नगीना उठ बैठी और रानी तासा से कहा, उठ जा मूसी, बेहोशी की दवा का असर इन पर हो गया है। रानी तासा तुरंत उठ बैठी। उसी पल दोनों के रूप बदल गए। नगीना की जगह दोती दिखी और रानी तासा की जगह एक अन्य युवती दिखने लगी, जिसे कि दोती ने मूसी कहा था। दोनों को कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया, मूसी मुस्कुराकर कह उठी। तुमरा ने बेवकूफों की फौज भेजी है खुमरी के लिए। दोती ठहाका लगा उठी और आगे होकर मोना चौधरी को जोरों से हिलाया, परंतु वो निढाल पड़ी रही। दोनों बेहोश हो चुके हैं। कहने के साथ दोती ने दोनों के हाथों की उंगलियों में पड़ी सुरक्षा कवच की अंगूठियां निकालकर अपनी चोली में रखी और बोली, ले चल इन्हें। कहते हुए दोती ने मोना चौधरी का हाथ पकड़ लिया और मूसी को देखा। मूसी देवराज चौहान का हाथ पकड़ चुकी थी। बोली, जानती है, ये कभी राजा देव हुआ करता था। चल चल, बातें मत बना, दोती ने कहने के साथ ही होठों में कुछ बुदबुदाई। अगले ही पल दोती, मूसी, देवराज चौहान और मोना चौधरी जैसे हवा में घुल गए। अब उन चारों में से वहां कोई भी नहीं था। जमीन में गड़ी मसाल जल रही थी। दिन का उजाला निकल आया था। जंगल का अंधेरा छट चुका था। रात भर मसाल जलती रही थी। दिन होते ही बबूसा की आंख खुली तो उसने मसाल बुझा दी और जगमोहन को उठा दिया। रात बहुत जल्दी बीत गई। उठते ही जगमोहन कह उठा, लंबी रात थी पृथ्वी से। बबूसा बोला, नींद लेकर अच्छा लग रहा है। जगमोहन ने और बबूसा ने पानी के छींटे मारे चेहरे पर। पानी को इस तरह बर्बाद मत करो, बबूसा बोला। लगता नहीं कि जंगल में पानी मिलेगा। सामान उठाओ, कंधे पर लादो और चलो यहाँ से। जगमोहन जंगल में नजरें दौड़ाता कह उठा। कुछ खाओगे नहीं? अभी नहीं, आगे बढ़ते हैं, जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। बबूसा ने मसाल सामान में रखी, थैले जैसी गठरी पीठ पर लादी और चल पड़े। तुम्हारा देखा हुआ है ये जंगल? नहीं, इतने बड़े जंगल को किसी के लिए देख पाना सरल नहीं है। यहाँ से मैं भी तुम्हारी तरह अनजान हूँ। हमें ऐसी जगह तलाशनी है जहाँ खुमरी के रहने की संभावना हो। दोनों के कदम तेजी से उठ रहे थे। खुमरी मिल गई तो उसे कैसे मारेंगे?
बबूसा ने कहा। आसानी से उसे मार सकेंगे, सुरक्षा कवच हमारे पास है, उसकी ताकतों और वारों का हम पर कोई असर नहीं होगा। एक बार वो हमें दिख जाए फिर वो बचने वाली नहीं। जगमोहन की आवाज में सख्ती आ गई थी। इतने बड़े जंगल में से खुम्बरी को ढूंढ पाना आसान भी तो नहीं, बबूसा बोला। चलते हुए दोनों की नजरें जंगल में हर तरफ जा रही थी। बाकी लोग जाने किस हाल में होंगे, बबूसा ने पुनः कहा। कम से कम तुम्हारी सोमारा तो सुरक्षित है, क्योंकि वो सोमात के साथ है। जगमोहन मुस्कुराया। मुझे रानी तासा की चिंता है, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सब अपना काम पूरा करना जानते हैं। लेकिन हमारा मुकाबला खुमरी की ताकतों से है। सुरक्षा कवच है हमारे पास। डुमरा ने कहा था कि वो हमारे पीछे आएगा, परंतु हमें क्या पता कि डुमरा कहाँ है, बबूसा ने कहा। क्या वो भी खुमरी की जगह ढूंढेगा? मुझे क्या पता। जगमोहन और बबूसा तेज कदम उठाते चलते रहे। घने जंगल में पर्याप्त रोशनी थी सूर्य की, और कहीं कहीं से धूप की लकीरें पेड़ों में से होकर जमीन पर पड़ रही थी। जब वे कुछ थकने लगे तो एक जगह रुककर उन्होंने खाना खाया। उसके बाद वो पुनः आगे बढ़ गए। अभी तक हमें कुछ भी नजर नहीं आया, बबूसा ने कहा। तुम्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पता है? जगमोहन ने पूछा। किसी एक दिशा में चल पड़ो, कभी तो जंगल से बाहर निकल ही जाएंगे, बबूसा मुस्कुराया। ये तो मुझे भी पता है। कितना दिन बीत गया होगा? आधे से कुछ कम, बबूसा ने कहा। इस तरह तो हम जंगल में भटकते रहेंगे, खाना पानी भी समाप्त हो जाएगा। क्या कहना चाहते हो तुम? अगर हमारे पास जंबरा का बनाया वाहन होता तो हम कम वक्त में ज्यादा जंगल छान लेते। मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा, जगमोहन बोला। तुम्हें पृथ्वी अच्छी लगती है या सदूर ग्रह? सदूर ग्रह अच्छा लगता है, परंतु डोबू जाति के लोग मुझे याद आते हैं, बबूसा ने बताया। वापस पृथ्वी पर जाना चाहते हो? नहीं, बबूसा ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे सदूर से प्यार है, यहाँ रहना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पृथ्वी से प्यार। कहते कहते जगमोहन ठिठका। बबूसा ने रुकते हुए पूछा, क्या हुआ? जगमोहन उस युवती को देख रहा था जो कि एक पेड़ के पास सोच भरी मुद्रा में खड़ी थी। उसने चोली घाघरा पहन रखा था। वो कम से कम 100 कदम आगे दिख रही थी। बबूसा की नजरों ने भी युवती को देख लिया था। ये कौन है? बबूसा के होठों से निकला। हमारे में से तो नहीं है। जगमोहन ने कदम आगे बढ़ा दिए। ये इस घने जंगल में क्या कर रही है? बबूसा भी साथ चलने लगा। जगमोहन की नजरें जंगल में हर तरफ घूमी, परंतु और कोई भी नहीं दिखा। तब तक युवती की निगाह उन पर पड़ गई थी। वो इन्हें पास आते देखने लगी। वो और कोई नहीं, दोती ही थी। तुम कौन हो? पास पहुंचते ही बबूसा ने हैरानी से कहा। इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मैं? दोती के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। मैं दोती हूँ। दोती कौन? जगमोहन उलझन से दोती को देख रहा था। दोती कौन क्या? दोती तो दोती ही होती है ना, दोती इठलाकर बोली। पर तुम यहाँ घने जंगल में क्यों हो? मैं तो यहीं रहती हूँ, दोती ने भोलेपन से कहा। घने जंगल में? हाँ तो खुमरी यहाँ रहेगी तो मुझे भी उसके साथ ही रहना पड़ेगा। खुमरी? बबूसा चौंका। तुम जानती हो खुमरी कहाँ पर है? मैं क्यों ना जानूंगी, मैं तो खुमरी की दासी हूँ। मेरे बिना तो खुमरी का दिल ही नहीं लगता। पहले अकेली ही रहा करती थी, अब 500 सालों के बाद खुमरी लौटी तो उसकी सेवा में मेरा दिल लगने लगा। दोती ने गहरी सांस ली। अगर तुम मुझे पहले मिल जाते तो मैं तुमसे जरूर ब्याह कर लेती। तुम कितने लंबे चौड़े हो। उसी पल जगमोहन चीखों उठा। जगमोहन की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो दोती के गले में पड़े उस हार को देख रहा था जो डुमरा ने रानी तासा को गले में पहनने को ये कहकर दिया था कि ये सुरक्षा कवच है और एक शक्ति भी तुम्हारे कंधों पर मौजूद रहेगी। वो ही हार अब वो सामने खड़ी दोती के गले में पड़ा देख रहा था। ये बात जगमोहन का सिर घुमाने के लिए काफी थी। बबूसा? जगमोहन के होठों से निकला। इसके गले में पड़े हार को देख। बबूसा की निगाह हार पर पड़ी तो वो भी बुरी तरह चौंका। ये हार? बबूसा ने कहना चाहा। अब तो ये मेरा है, दोती ने उसी अंदाज में कहा। वो कहाँ है जिसके गले में ये हार था? जगमोहन ने पूछा। वो दोनों तो दोनों? नगीना भाभी रानी तासा के साथ थी। वो दोनों कहाँ हैं? जगमोहन के स्वर में बेचैनी आ गई।
वो खुमरी के पास जाने का रास्ता पूछ रही थी। दूसरी दासी उन्हें रास्ता दिखाने गई है। आती ही होगी मूसी। मूसी कौन? दूसरी दासी। दोती ने हाथ हिलाकर कहा। जगमोहन और बबूसा की नजरें मिली। तुम्हारा मतलब कि वो दोनों खुमरी के ठिकाने की तरफ गई हैं? जगमोहन बोला। हाँ, पर मुझे उसके गले में पड़ा यह हार बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा अगर खुमरी तक जाने का रास्ता जानना है तो ये हार मुझे दे दो। उसने तुरंत हार मुझे दे दिया। अच्छा है ना? दोती मुस्कुराई। मूसी को दूसरी युवती के हाथ में पड़ी अंगूठी पसंद आई तो उसने अंगूठी की मांग रख दी। उसे अंगूठी मिल गई। वो अंगूठी भी कितनी सुंदर है। दिल तो चाहा कि वो अंगूठी भी मैं ले लूं, पर मूसी को भी तो कुछ लेना ही था। वो ओह! दोती एकाएक चौंकी। उसकी निगाह बबूसा के हाथ में पड़ी अंगूठी पर जा टिकी। तुम्हारे पास भी वैसी ही अंगूठी है? कितनी सुंदर है। दोती खुश हो उठी। तभी कदमों की आहटें गूंजी और सामने से मूसी आती दिखी। वो आ गई उन दोनों को खुमरी तक पहुंचने का रास्ता बताकर। दोती मूसी को देखते ही कह उठी। मूसी पास आई तो दोती कह उठी, रास्ता दिखा आई? हाँ दोती, मूसी ने अपना हाथ आगे करती कहा। देख तो अंगूठी कितनी अच्छी है। अंगूठी पर तो मेरा दिल है। मैं नहीं दूंगी। मूसी ने अपना हाथ पीठ पीछे कर लिया। देख तो वैसी अंगूठी इसके हाथ में भी है। दोती ने बबूसा की तरफ इशारा किया। मूसी ने देखा तो फौरन कह उठी, ओह! इन दोनों के हाथों की उंगली में अंगूठी है। सच में? दोनों के हाथों में? वो दोनों खुमरी के पास गई हैं? बबूसा ने पूछा। अब तक तो खुमरी से मिल भी लिया होगा उन्होंने, मूसी ने कहा। हमें भी खुमरी तक पहुंचने का रास्ता बता दो, बबूसा ने कहा। तुम लोग भी खुमरी के पास गए तो खुमरी समझ जाएगी कि हमने ही तुम सबको रास्ता दिखाया है। क्यों दोती? हाँ, उन्हें तो हमने समझा दिया था कि खुमरी से मत कहना कि हमने उन्हें रास्ता बताया है। हम भी खुमरी को नहीं बताएंगे कि? कमाल है, हर कोई खुमरी के पास जाना चाहता है, मूसी ने कहा। अब मैं रास्ता नहीं दिखाऊंगी। खुमरी को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगी। तुम दोनों जाओ यहाँ से। दोती बार बार अपने गले में पड़े हार को खुशी से छू रही थी। चल दोती, मूसी पलटते हुए कह उठी। अभी हमने कितने काम करने हैं। दोनों जाने को हुई कि बबूसा कह उठा, हमें भी खुमरी तक पहुंचने का रास्ता बता। तुम क्या चाहते हो कि खुमरी हमारी जान ले ले? मूसी तुनक कर बोली। हम खुमरी से नहीं कहेंगे कि तुमने हमें रास्ता दिखाया है, बबूसा जल्दी से बोला। ना ना, मैं तो खतरा नहीं ले सकती। मुझे अंगूठी मिल गई, इतना ही बहुत है, मूसी ने अंगूठी वाला हाथ दिखाकर कहा। पर मुझे तो अंगूठी नहीं मिली ना, दोती मुंह लटकाकर बोली। तेरे पास हार जो है, अंगूठी पर भी तो मेरा दिल है। तेरे हाथ में अंगूठी कितनी अच्छी लग रही है। मैं तो नहीं दूंगी, ये अब मेरी है, मूसी ने हाथ नचाकर कहा। दोती ने बबूसा के हाथ की उंगली में पड़ी अंगूठी को देखा, फिर बोली, तुम खुमरी के पास जाना चाहते हो तो रास्ता दिखाने के बदले ये अंगूठी लूंगी। अंगूठी? बबूसा कुछ ठिठक सा गया। तुम दोनों को खुमरी के पास जाना है तो दोनों को ही अंगूठी देनी होगी, दोती ने कहा। दूसरी अंगूठी मैं लूंगी, मूसी फौरन कह उठी। तेरे को इतना खूबसूरत हार जो मिल गया। दूसरी अंगूठी मेरी बहन पहनेगी, दोती ने कहा। उसे अपना आधा हार दे देना। दूसरी अंगूठी तो मैं लूंगी, मूसी ने जिद भरे स्वर में कहा। चुप रह, तूने कल खुमरी का खाना बनाते वक्त बीच में उंगली डाली थी। ये बात खुमरी को पता चल गई तो? वो तो मैं नमक का स्वाद देख रही थी कि ज्यादा तो नहीं पड़ गया। खुमरी तेरी एक ना सुनेगी। जब उसे पता चलेगा कि उंगली डली सब्जी उसने खाई है तो खुमरी को पता ही नहीं चलेगा। मैं बता दूंगी अगर तूने दूसरी अंगूठी भी मुझे ना लेने दी तो। तू चुगली करेगी, मूसी ने गुस्से से कहा। अब मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। मूसी पांव पटकते वहां से चली गई। जगमोहन और बबूसा उन दोनों को देख सुन रहे थे, परंतु जगमोहन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि नगीना भाभी किसी भी हालत में अंगूठी नहीं उतार सकती। वो जानती हैं कि अंगूठी में सुरक्षा की शक्ति मौजूद है जो कि उसे खुमरी की बुरी ताकतों से बचाएगी। फिर भाभी ने अंगूठी कैसे उतार दी? दोती मूसी को जाते देखती रही, फिर दोनों को देखकर बोली, जब गुस्सा उतरेगा तो मूसी ठीक हो जाएगी। ये अक्सर ऐसे ही नाराज हो जाती है। बोलो, खुमरी तक जाने का रास्ता बताऊं? बताओ। पहले अपनी अंगूठियां मुझे दे दो। एक मैं पहनूंगी, एक मेरी बहन पहन लेगी। मूसी के हाथ में पड़ी अंगूठी कितनी अच्छी लग रही थी। लाओ जल्दी दो, इसे मैं पहनूंगी, दोती ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा।
बबूसा अंगूठी उतारने लगा कि जगमोहन तुरंत बोला, अंगूठी मत उतारना बबूसा। बबूसा ने ठिठक कर जगमोहन को देखा। जगमोहन ने धोती को देखा। सोच भरे स्वर में कह उठा, खुमरी किस तरफ रहती है? उधर। धोती ने एक तरफ इशारा करके कहा। कितनी दूर है वो जगह? जगमोहन ने पूछा। पास ही। धोती ने सिर हिलाया। मूसी तो अब वहां पहुंचने ही वाली होगी, हम खुद उस जगह को ढूंढ लेंगे, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। बबूसा ने जगमोहन को देखा। तुम लोग नहीं ढूंढ सकोगे, धोती गर्दन हिलाकर बोली। क्यों? वो तो बड़ी गुप्त जगह है जहां खुमरी रहती है, धोती ने आंखें नचाई। उस जगह के पास से भी निकल जाओगे और पता भी नहीं चलेगा। बड़े चालाक बनते हो कि अंगूठी न देनी पड़े, पर अंगूठी तो मेरे दिल को भा गई है। अंगूठी के बदले कुछ और ले लो। तुम्हारे पास है ही क्या देने को? हार है तो हार दे दो, धोती ने कहा। अंगूठी दे देते हैं, बबूसा कह उठा। हमें जल्दी करनी चाहिए, रानी तासा और नगीना खुमरी के पास हैं। वो। चुप रहो बबूसा। जगमोहन की निगाह धोती पर थी। क्यों? बबूसा उलझन भरे स्वर में बोला। नजरें जगमोहन पर थी। धोती मुस्कुराते हुए जगमोहन को देख रही थी। तुम गड़बड़ को अभी तक भी नहीं समझे? कैसी गड़बड़? तुमने सोचा है कि रानी तासा डुमरा के दिए हार को अपने गले से क्यों अलग करेंगी, जो कि खुमरी की ताकतों के सामने सुरक्षा की गारंटी है? रानी तासा के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, परंतु नगीना भाभी कभी भी उस अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेंगी, जबकि ये कहती है कि नगीना भाभी ने अंगूठी उतार कर इसे दे दी। मुझे नहीं, मूसी को अंगूठी मिली, मुझे तो हार ही मिला है, धोती भोलेपन से कह उठी। तुम हो कौन? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। इतनी जल्दी भूल गए? मेरा नाम धोती है और खुमरी की दासी हूं मैं। धोती ने मुंह बिगाड़कर कहा। सच बोलो, नहीं तो तुम्हारे साथ सख्ती करनी पड़ेगी। जगमोहन का स्वर कठोर हो गया। सच ही तो कह रही हूं, खुमरी से पूछ लो कि उसकी दासी हूं कि नहीं। अंगूठी लिए बिना तुम हमें खुमरी तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताओगी? जगमोहन के होंठ भिज गए। दोनों अंगूठियां लूंगी, एक मेरे लिए, एक मेरी बहन के। उसी पल जगमोहन धोती पर झपट पड़ा। जगमोहन आशा कर रहा था कि धोती से टकराएगा। वो धोती का हाथ पकड़ने की चेष्टा में था, परंतु तब उसके मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा जब वो धोती को पार करता चला गया, इस तरह कि जैसे वो खड़ी ही ना हो, लेकिन धोती अपनी जगह खड़ी थी। जगमोहन चौंक कर पलटा। ये देखकर बबूसा भी ठगा सा रह गया। धोती खिलखिलाकर हंस पड़ी। जगमोहन फौरन पुनः धोती पर झपटा, परंतु हाथ कुछ नहीं आया। धोती की खिलखिलाहट और भी तेज हो गई। वो पास ही खड़ी थी, मानवीय आकार में थी, ठीक से दिख रही थी, परंतु वो उस कोहरे की तरह थी जिसे पार करके दूसरी तरफ आसानी से निकला जा सके। उसे छुआ या पकड़ा नहीं जा सकता था। उसके शरीर का भ्रम टूटते ही जगमोहन के चेहरे पर कड़वे भाव फैल गए। वो हंसती धोती को देखता रहा, जबकि बबूसा परेशान से कह उठा, ये क्या? ये खुमरी की भेजी ताकत है जो हमसे अंगूठियां लेकर हमें जकड़ लेना चाहती थी। जगमोहन दांत भींचकर बोला। ओह, बबूसा अब समझा सारी बात। धोती ने हंसी रोकी और जगमोहन को देखते कह उठी, तू तो बहुत चालाक निकला, भाग गया मेरी चाल को। हमें पकड़ने आई थी तू? तुम दोनों की अंगूठियां उतरवाने आई थी, धोती कड़वे स्वर में कह उठी। अंगूठियां उतारते ही तुम हमारी कैद में पहुंच जाते, पर तेरी चालाकी तो मैं मान गई। कैसे शक हुआ तुझे मेरे पर? क्यों पूछती है? जगमोहन सतर्क था। उस बात से सबक लूंगी कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तेरे को मेरे पर शक हुआ। दोबारा वो गलती नहीं करूंगी। जगमोहन धोती को देखता रहा, फिर बोला, जिसने वो अंगूठी पहनी थी वो अंगूठी को किसी भी हाल में उंगली से न उतारती, और तुमने कहा कि खुमरी तक का रास्ता जानने के लिए उसने अंगूठी दे दी। इसी बात ने तुम्हारी धोखेबाजी की कलाई खोल दी। समझ गई, जाती हूं अब, पर तुझे न छोड़ूंगी। धोती इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। तो खुमरी ने भेजा तुझे? खुमरी तक मेरी पहुंच कहाँ, मैं तो ओहारा के पास रहती हूँ। धोती ने जगमोहन को घूरा। कौन ओहारा? खुमरी की एक ताकत है ओहारा। इसके साथ ही धोती का वो शरीर हवा में घुलता गायब होता चला गया। क्या मुसीबत है, बबूसा कह उठा, जबकि जगमोहन चिंतित दिखने लगा। खुमरी के पास ऐसी ताकतें हैं
तो हम इनका मुकाबला कैसे कर सकेंगे? ये तो हाथ में भी नहीं आती। देखने में उनका शरीर दिखता है, जबकि छूने पर वो हवा के समान है। बबूसा ने जगमोहन से कहा, हमें इनका मुकाबला करने की जरूरत भी नहीं है। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, क्यों? ये ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब तक कि डुमरा की दी अंगूठी के रूप में सुरक्षा कवच हमारे पास है। इसी वजह से ये हम पर काबू नहीं पा सकी और चालाकी से हमारी अंगूठियां मांगने लगी। ओह, मैं उसकी चालाकी नहीं समझ सका। मैं तो उसे अंगूठी देने को तैयार हो गया था। बबूसा बोला, अंगूठी कभी भी अपने से जुदा मत करना बबूसा, इससे बुरी ताकतें दूर रहेंगी। नहीं करूंगा। बबूसा ने हाथ की उंगली में पड़ी अंगूठी को देखा। मुझे नगीना भाभी और रानी तासा की चिंता होने लगी है। जगमोहन होंठ भींचकर कह उठा। बबूसा ने जगमोहन को देखा। वो हार और अंगूठी उनके पास थी। इससे स्पष्ट है कि बुरी ताकतों ने किसी तरह उन्हें पकड़ लिया है। शायद उन्हें नुकसान पहुंचा दिया हो। समझ में नहीं आता कि वो किस हाल में होगी। जगमोहन के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। अगर हम दोती को पकड़ लेते तो उससे पता चल वो खुमरी की ताकतों में से एक है। उसे हम नहीं पकड़ सकते, परंतु उससे सतर्क रहना जरूरी है। तो हमें कैसे पता चले कि रानी तासा और नगीना के साथ उन्होंने क्या किया है? बबूसा गंभीर स्वर में बोला, जब तक खुमरी को नहीं ढूंढ निकालते तब तक हमें किसी बात का पता नहीं चल सकता। तो हम जिस तरह खुमरी का ठिकाना ढूंढ रहे हैं वैसे ही हमें ढूंढते रहना होगा। आगे चलते हैं, बबूसा ने कहा। दोनों तेजी से पुनः आगे बढ़ने लगे। देवराज चौहान और मोना चौधरी पर भी इस तरह का खतरा आ सकता है। जगमोहन ने कहा, राजा देव बहुत चालाक हैं, वो खतरे को भांप लेंगे। बबूसा विश्वास भरे स्वर में बोला, इन हालातों में कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो जाए, पर सोमाथ सुरक्षित रहेगा। उस पर खुमरी की ताकतें असर नहीं कर सकती, क्योंकि वो कृत्रिम इंसान है। वो सोमारा को भी सुरक्षित रखेगा। सोमारा के पास भी सुरक्षा कवच के रूप में अंगूठी है। बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। डुमरा ने कहा था कि वो हमारे पीछे आएगा। जगमोहन बोला, पीछे रहकर वो क्या करेगा? हमारे साथ ही आता। क्या पता डुमरा के मन में क्या है, बबूसा ने कहा। वो उसी पल जगमोहन कहते कहते ठिठक गया। वो कौन है? बबूसा की निगाह भी तब तक उस पर पड़ चुकी थी। करीब 200 कदम दूर पेड़ों के बीच उन्हें कोई दौड़ता जाता दिखाई दे रहा था। दौड़ते दौड़ते कभी वो पेड़ों के पीछे नजरों से ओझल हो जाता तो कभी दिखाई देने लगता। वो तेजी से दूसरी दिशा की तरफ दौड़ता जा रहा था। वो हमारा साथी तो नहीं लगता, बबूसा ने पहचानने की कोशिश करते कहा। आओ। जगमोहन भी उस दिशा की तरफ दौड़ा। हमें देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है। उसे पकड़ो। बबूसा भी जगमोहन के साथ दौड़ पड़ा। जगमोहन और बबूसा तेजी से उस दिशा की तरफ दौड़ते चले गए जिस तरफ वो व्यक्ति दौड़ा जा रहा था। रह रहकर वो नजरों से ओझल हो जाता तो फिर दिखाई देने लगता। ऐसे घने पेड़ों के बीच उसके पीछे जाते रहना आसान नहीं था। फासला अभी भी बहुत था, परंतु पहले से कम हो गया था। तभी बबूसा ने ऊंचे स्वर में उसे रुकने को कहा। आवाज मत लगाओ, जगमोहन दौड़ते हुए चीखा। हमने चुपके से देखना है कि वो किधर जा रहा है। दौड़ते दौड़ते बबूसा आगे निकल आया था। दोनों के कंधों पर थैले जैसे बैग लटके थे। जिसके पीछे वो दौड़ रहे थे वो एकाएक उन्हें दिखना बंद हो गया। बबूसा और जगमोहन दौड़ते हुए रुके वहां जहां वो नजरों से ओझल हुआ था। कहाँ गया? जगमोहन गहरी सांसें लेता कह उठा। इतने गहरे जंगल में किसी को ढूंढा नहीं जा सकता। वो बहुत तेज दौड़ रहा था, जैसे फौरन कहीं पहुंच जाना चाहता हो। समझ में नहीं आता कि वो कौन था और क्यों इस तरह भागे जा रहा था। वो मिल जाता तो कुछ नई बातें पता चलती। दोनों की निगाह घने जंगल में घूम रही थी। आओ बबूसा, उसे ढूंढते हैं। अब तो वो बहुत आगे निकल गया होगा, वो मिलेगा नहीं। जगमोहन बबूसा की बात से मन ही मन सहमत था। उसकी उखड़ी सांसें संयत हो चुकी थी। इसी तरफ आगे चलते हैं, जगमोहन बोला। शायद वो कहते कहते जगमोहन ठिठका। दूर से आती कोई आवाज उसके कानों में पड़ी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। उसने बबूसा को देखा। बबूसा भी सतर्क हो चुका था। उधर कोई है, बबूसा के होठों से निकला। जगमोहन उसी पल तेजी से आगे बढ़ गया। बबूसा उसके साथ आगे बढ़ता कह उठा। शायद वहां ज्यादा लोग हैं, तभी तो किसी की आवाजें कानों में पड़ रही हैं। वही तो देखना है हमें
कि ये सब क्या हो रहा है। जगमोहन बोला। दोनों तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे कि उनके कानों में युवती की हंसी पड़ी। ये तो धोती की आवाज लगती है, बबूसा ने कहा। दोनों कुछ और आगे पहुंचे कि ठिठक गए। अब आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही थीं और कुछ आगे पेड़ों के पीछे किसी के खड़े होने की झलक मिल रही थी। मर्द की आवाजों के साथ उन्होंने धोती की आवाज को पहचान लिया। बेहद सावधानी से पेड़ों के तनों की ओट लेते वो आगे पहुंचे और छिपकर उन्हें देखने सुनने लगे। वो 30 वर्ष का युवक था, सेहतमंद था। उन्होंने पहचाना कि ये ही दौड़ रहा था। उससे 15 कदमों की दूरी पर खड़ी धोती हंस रही थी। उसी पल वो व्यक्ति कठोर स्वर में कह उठा, तुम मेरे हाथों से खत्म हो जाओगी। मुझे खत्म करने की ताकत तेरे में नहीं है। डुमरा खुद कहाँ छिप गया? धोती ने हंसकर कहा, वो भी इसी जंगल में है। उस व्यक्ति ने गुस्से से कहा, नाम क्या है तेरा? मेरे नाम से तेरे को क्या लेना? मैं तो नाम भी तो जानू तेरा। तोमाथ नाम है मेरा। सीधी तरह मुझे खुमरी का ठिकाना बता, वरना तुझे अभी खत्म कर दूंगा। धोती के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। मुझे खत्म करेगा? बहुत बहादुर है तू। ये जरा हाथ की उंगली में पड़ी अंगूठी तो उतार। क्यों? सुरक्षा कवच पहनकर बहादुरी दिखा रहा है? तू धोती का मुकाबला क्या करेगा? जाकर डुमरा को भेज, उसे मजा चखाऊंगी। डुमरा मेरा मुकाबला नहीं कर सकता तो खुमरी का क्या बिगाड़ सकेगा? अगर डुमरा यहाँ होता तो तू कब की पकड़ी जा चुकी होती। डुमरा की शक्तियों में वो दम नहीं जो हम ताकतों में है, धोती ने कड़वे स्वर में कहा। डुमरा नियम से बंधा हुआ है, उसे बार बार पीछे हटना पड़ता है, जबकि हम ताकतों का नियम है, काम को हर हाल में पूरा करके लौटो। अगर तू बहादुर है तो सुरक्षा कवच को फेंक कर मेरे से बात कर। मैं तेरी बातों में फंसने वाला नहीं। बता, खुमरी का ठिकाना कहाँ है? तोमाथ गुस्से से कह उठा। भाग जा बेवकूफ, नहीं तो जान गंवा देगा। तभी तोमाथ का हाथ ऊपर उठा और सफेद चमकती लकीर की तरह बिजली हाथ से निकलकर धोती की तरफ बढ़ी और देखते ही देखते धोती के शरीर से पार होकर जमीन से जा टकराई। धोती ठठाकर हंस पड़ी। बस इतनी ही शक्ति है तेरे में? तो तू शरीर अपने साथ नहीं लाई। तोमाथ गुर्रा उठा। क्यों लाऊं? उसके बिना ही मेरा काम बन रहा है। अब तू मेरे वार से बच। कहने के साथ ही धोती ने अपनी उंगली तोमाथ की तरफ तान दी तो उसी पल मुट्ठी भर का चमकता गोला बिजली किसी रफ्तार से आगे बढ़ा और तोमाथ के सीने से जा टकराया। तोमाथ के पांव उखड़े और वो नीचे जा गिरा। बच गया तू, धोती गुस्से से कह उठी। तोमाथ उठ चुका था नीचे से और बोला, बस इतनी ही ताकत है? अब तो नहीं बचेगा। धोती गुर्राई और दोनों हाथ तोमाथ की तरफ किए। उसी पल चमकते तीर दिखे जो तोमाथ की तरफ लपके। तोमाथ ने दोनों बाहें उठाकर तीरों को इधर उधर छितरा दिया और कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरी उंगली में सुरक्षा कवच मौजूद है, पर तू नहीं बचेगा। मैं और ताकत लेकर लौटती हूँ। इतना कहने के साथ ही धोती गायब हो गई। जगमोहन और बबूसा पेड़ों के तनों की ओर से सब कुछ देख रहे थे। दोनों की नजरें मिली। ये डुमरा का साथी है, जगमोहन बोला। डुमरा भी जंगल में आ चुका है। ये किस तरह लड़ रहे थे? बबूसा कह उठा। धोती अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर रही थी, परंतु सुरक्षा कवच पहने होने से तोमाथ का कुछ नहीं बिगड़ा। धोती अभी अपनी और ताकतों के साथ लौट आएगी। आओ तोमाथ से बात करते हैं। दोनों तनों की ओर से निकले और तोमाथ की तरफ बढ़ गए। तोमाथ सोच भरी मुद्रा में अपनी जगह पर खड़ा था कि कदमों की आहटें सुनकर उसने फौरन सिर घुमाया। जगमोहन और बबूसा कुछ ही कदमों पर सामने थे। ओह, तोमाथ गुर्रा उठा। तो उसने तुम दोनों को भेज दिया मेरा मुकाबला करने? हम डुमरा के लोग हैं तोमाथ, जगमोहन कह उठा। तो अब मेरे से चालें खेलने लगे? मैं सब समझता हूं कि मैं बबूसा हूं। बबूसा? तभी जगमोहन की नजर तोमाथ के हाथ की उंगली में पड़ी, सुरक्षा कवच वाली अंगूठी पर पड़ी। ये देखो, जगमोहन ने अपना हाथ आगे किया। हमारे पास डुमरा की दी अंगूठी है। तोमाथ ने अंगूठी को देखा। बबूसा ने भी हाथ बढ़ा दिया। समझा? तोमाथ ने सिर हिलाया। तो तुम लोगों को डुमरा ने इधर भेजा है। इस जंगल में खुमरी की ताकतों के धोखे बहुत हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। खुमरी की ताकतें हमें मारने का मौका ढूंढ रही हैं।
तुम जिससे लड़ रहे थे उसका नाम दोती है। तुम्हें कैसे पता? वो हमें भी मिली थी, हमारी अंगूठियां उतरवाना चाहती थी, परंतु हमने उसकी धोखेबाजी को पकड़ लिया। फिर तो तुम दोनों समझदार हो। डुमरा कहाँ है? बबूसा ने पूछा। वो भी इसी जंगल में है और अपने काम में लगा है। अब खुमरी की खैर नहीं, टोमाथ बोला। डुमरा ने हमें नहीं बताया था कि वो तुम्हें भी जंगल में भेजेगा। मैं डुमरा के साथ ही आया हूँ। वो अपने काम में लग गया और मैं खुमरी के ठिकाने की तलाश में लग गया कि तभी मेरी शक्ति ने मुझे बताया कि इस तरफ खुमरी की ताकत मौजूद है, तो मैं इधर ही दौड़ा चला आया। हमने तुम्हें दौड़ते देखा तो पीछे आ गए। खुमरी के ठिकाने का कुछ पता चला? ये इतना भी आसान काम नहीं, टोमास खींच भरे स्वर में बोला। धोती के पास रानी तासा का हार और नगीना भाभी की अंगूठी है, जगमोहन ने कहा। ये तो गलत हो गया। इसका मतलब वो दोनों खुमरी की ताकतों के कब्जे में पहुंच गई हैं, टोमास कह उठा। अब क्या होगा? जगमोहन ने व्याकुल स्वर में कहा। हौसला रखो, मैं जल्दी ही खुमरी की जगह ढूंढ लूंगा, सबको बचा लूंगा। तुम लोग मेरे साथ रहो, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। उस दिशा में चलते हैं, हमने पूरा जंगल छानना है, टोमास ने कहा। वो तीनों एक दिशा में चल पड़े। क्या उन्होंने रानी तासा और नगीने को मार दिया होगा? बबूसा ने परेशान स्वर में पूछा। पता नहीं क्या किया होगा, मैं कैसे कुछ कहूँ, टोमास ने कहा। डुमरा क्या काम कर रहा है? वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुमरी की जगह जानने की चेष्टा कर रहा है। वो कामयाब होगा? क्या पता, मेरा ख्याल है कि कामयाब नहीं होगा। खुमरी के ठिकाने पर ताकतों ने अपनी काली छाया फैला रखी है। ऐसे में शक्तियां उस जगह को नहीं देख पाएंगी, उन्हें सब कुछ सामान्य ही दिखेगा। तीनों तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। धोती दिखने में तो शरीर के साथ ही होती है, परंतु वो सिर्फ आकृति में कैसे दिखती है? ये काम वो अपनी ताकतों द्वारा करती है। इस तरह वो सुरक्षित रहती है, कोई वार उस पर नहीं चल पाता। तुम ताकतों के बारे में काफी जानकारी रखते हो, जगमोहन बोला। क्यों ना रखूंगा, सारी उम्र इन्हीं कामों में लगा रहा। अब खुमरी का ठिकाना मैं ढूंढ के ही रहूंगा। वो तीनों देर तक चलते रहे। जंगल बहुत घना हो चुका था। तुम्हें कुछ खाना हो तो बता दो, बबूसा बोला। तुम्हारे पास तो सामान का थैला भी नहीं है। हाँ, भूख तो मुझे लग रही है, टोमास बोला, पर कुछ आगे जाकर खाएंगे। तुम्हें थकान नहीं हुई? हो रही है, पर खुमरी तक पहुंचना जरूरी है। अभी तक हमें खुमरी की जगह नहीं मिल सकी। वो देखो। वो क्या? एकाएक जगमोहन चीखा। वे ठिठक गए। उन्होंने जगमोहन की बताई दिशा की तरफ देखा। वहां पेड़ों के बीच एक खाली जगह पर 20 बरस की युवती बैठी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत थी और 20 बरस की उम्र होगी। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे और उसके पास वैसा ही थैला रखा था जैसा जगमोहन और बबूसा के पास था। उसे देखते ही टोमाथ उस तरफ तेजी से बढ़ता कह उठा, वो तो मुर्गा है। मुर्गा इस तरह क्यों बैठी है? जगमोहन और बबूसा भी तेजी से उसके साथ बढ़े। मुर्गा कौन? तुम इसे जानते हो? ये भी मेरी तरह डुमरा के साथ काम करती है और खुमरी के ठिकाने की तलाश पर निकली थी। तीनों वहां जा पहुंचे। मुर्गा 10 कदम दूर थी कि आगे बढ़ते वे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गए। ये क्या? जगमोहन के होठों से निकला। ओह, मुर्गा मुसीबत में है, टोमास कह उठा। तब तक मुर्गा की निगाह भी उन पर पड़ चुकी थी। ओह टोमास, मुर्गा कहते हुए अपनी जगह से उठी, परंतु आगे न बढ़ी। तुम आ गए? मैं तो सोच रही थी कि मुझे बचाने इस जंगल में कौन आएगा। खुमरी की ताकतों ने मुझे यहाँ कैद कर लिया है। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? टोमास कह उठा। यही गलती तो मुझसे हो गई। धोती ने चालाकी से मेरी अंगूठी उतरवा ली। मैं उसकी धोखेबाजी को न समझ सकी। उसने मुझसे अंगूठी लेकर इस पत्थर के नीचे रख दी। पास में 4 फुट ऊंचा भारी पत्थर पड़ा था। मुझे अदृश्य दीवारों के बीच कैद कर दिया और चली गई। मैं फंस गई टोमास, तुम मेरी सहायता करो। तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो जो खुमरी की ताकतों के जाल में फंस गई। यही गलती मुझसे हो गई, अब पछता रही हूँ, मुर्गा दुख भरे स्वर में कह उठी। तुम्हें अंगूठी नहीं उतारनी चाहिए थी, टोमास ने नाराजगी से कहा। बाद में डांट लेना, पहले मुझे यहाँ से निकालो तो। मैं तुम्हें कैसे निकाल सकता हूँ? टोमास बोला। धोती ने जाते जाते कहा था कि तुम इस कैद से तभी निकल सकती हो जब पत्थर के नीचे से डुमरा की दी सुरक्षा कवच वाली अंगूठी निकालकर पहन लूं,
तब से इस पत्थर को हटाने की चेष्टा कर रही हूँ, लेकिन ये इतना भारी है कि मुझसे हिल भी नहीं रहा। तुम आकर इस पत्थर को हटा दो। पर यहाँ तो अदृश्य दीवार है, मैं तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूँ? टोमास ने कहा। आ सकते हो, मोर्गा बोली। तुम्हारे हाथ की उंगली में सुरक्षा कवच वाली जो अंगूठी है उसे उतारकर नीचे रख दो, तो तब तुम अदृश्य दीवार को पार कर लोगे। जल्दी से इस पत्थर को हटाओ कि मैं अंगूठी पहनकर इस कैद से निकल सकूं। तुम भी तो इस दीवार को पार कर सकती हो, जगमोहन बोला। नहीं कर सकती। दोती ने बताया था कि अंगूठी पहनकर कोई बाहर से भीतर नहीं आ सकेगा, और भीतर वाला तभी बाहर जा सकेगा जब उसने अंगूठी पहनी हो। पर तुम दोनों कौन हो? मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा। ओह, तुम दोनों ने भी सुरक्षा कवच वाली अंगूठियां पहन रखी हैं। तुम उन्हीं लोगों में से तो नहीं जो पोपा से सदूर पर आए हो? हम वो ही लोग हैं, समझ गई। तुम लोग खुमरी के ठिकाने को ढूंढ रहे हो। मोर्गा ने सिर हिलाया। ये वही लोग हैं ना टोमास? हाँ, दोती मुझे भी मिली थी, टोमास बोला, पर मेरे पर उसकी चाल नहीं चल सकी। अब मुझे इस कैद से निकालो टोमास। अभी निकालता हूँ, कहने के साथ ही टोमास हाथ की उंगली में डली अंगूठी निकालने लगा। ये क्या कर रहे हो? जगमोहन बोला। इस अंगूठी को मत निकालो, ये यहाँ पर हमारी सुरक्षा है। तुमने मोर्गा की बात नहीं सुनी? अंगूठी को उतार कर ही मैं अदृश्य दीवार के भीतर जा सकता हूँ, लेकिन इसमें खतरा है। खतरा कैसा? टोमास आसपास नजरें घुमाकर बोला। यहाँ तो खुमरी की कोई ताकत नहीं है। क्या पता दोती कहीं पास में ही छिपी हो और तुम्हारे अंगूठी उतारते ही तुम्हें भी कैद कर ले। इस वक्त मोर्गा को बचाना जरूरी है। कहने के साथ ही टोमास ने उंगली से अंगूठी निकालकर नीचे जमीन पर रख दी और मोर्गा से बोला, मैं आ रहा हूँ मोर्गा। जल्दी करो टोमास, मोर्गा परेशान हाल में बोली। मुझे इस कैद से निकालो। टोमास आगे बढ़ता चला गया। इस बार किसी अदृश्य दीवार ने उसका रास्ता नहीं रोका और वो मोर्गा के पास पहुंच गया। मोर्गा उठते हुए बोली, जल्दी से इस पत्थर के नीचे से अंगूठी निकालो टोमास। टोमास पत्थर के पास पहुंचा और उसे हटाने लगा। मोर्गा व्यग्र भाव से खड़ी उसे देखती रही। टोमास ने पत्थर को हटाने के लिए कई तरह का जोर लगाया, परंतु हटा नहीं सका। ये पत्थर तो बहुत भारी है, टोमास थके स्वर में कह उठा। फिर कोशिश करो, मोर्गा बेचैनी से बोली। तुम भी मेरे साथ कोशिश करो, टोमास ने कहा। अब टोमास और मोर्गा पत्थर को धकेलने की चेष्टा करने लगे। 4 फुट ऊंचा और 5 फुट घेरे में पड़ा पत्थर इस बार थोड़ा सा हिला, परंतु हटा फिर भी नहीं। ओह, ये तो हमसे हट ही नहीं रहा, मोर्गा व्याकुल सी कह उठी। दोती ने इस पत्थर को कैसे उठाया था? उसने तो बड़ी आसानी से उठा लिया था। दोती की ताकतों ने उसका साथ दिया होगा, पर हम कैसे पत्थर को हटाएं? टोमास विचारपूर्ण स्वर में बोला। ये हमसे हिला तो था, मोर्गा बोली। एक और आदमी होता तो। तभी मोर्गा कहते कहते ठिठकी और कुछ दूरी पर खड़े जगमोहन और बबूसा से कहा, तुम लोग भी सहायता करो हमारी। जगमोहन और बबूसा की नजरें मिली। अजीब लोग हो तुम, मैं मुसीबत में हूं और तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे, मोर्गा नाराजगी से बोली। टोमास, एकाएक जगमोहन ने कहा, तुम जरा हमारे पास आओ। क्यों? मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम वापस अपनी अंगूठी के पास आ पाते हो या नहीं। टोमास ने सिर हिलाया, आगे बढ़ा और उनके पास पहुंचकर नीचे पड़ी अपनी अंगूठी उठाई और पहन ली। जगमोहन को देखा, फिर अंगूठी उतारकर वापस मोर्गा के पास जा पहुंचा। सब ठीक है, जगमोहन बोला। तुम जाओ और पत्थर हटा दो, जगमोहन ने बबूसा से कहा। बबूसा ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। अंगूठी उतारकर जाना होगा, जगमोहन ने कहा। तब तक बबूसा अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गया था। बबूसा पलटा और कुछ कदम पीछे आकर अंगूठी को उंगली से निकाला और नीचे जमीन पर रखकर आगे बढ़ गया। टोमास और मोर्गा उसे ही देख रहे थे। इस बार बबूसा को अदृश्य दीवार ने नहीं रोका और वो टोमास मोर्गा के पास जा पहुंचा। चलो पत्थर हटाते हैं, मोर्गा परेशान हाल में कह उठी। फिर तीनों पत्थर के पास पहुंचे और उसे हटाने लगे। इस बार पत्थर पहले से ज्यादा हिला, परंतु हटा फिर भी नहीं। कई बार उन्होंने कोशिश की, लगता था जैसे सफलता मिलते मिलते रह जाती हो। तुम भी आ जाओ, मोर्गा हाँफते हुए जगमोहन से कह उठी। अब पत्थर काफी हिल रहा है, तुम्हारे हाथ लगते ही ये हट जाएगा।
थोड़ी सी ताकत कम पड़ रही है। जल्दी करो, देर मत लगाओ। अगर तुम पहले आ जाते तो अब तक सब ठीक हो गया होता। जगमोहन के माथे पर बल दिखे। उसने परखने वाली नजरों से पत्थर को देखा। एक ही बात दिमाग में आई कि इस पत्थर को अकेले इंसान का जोर भी हटा सकता है, तो ये 3 लोगों के हटाने पर भी हट क्यों नहीं रहा? सोच क्या रहे हो? टोमाथ बोला। अंगूठी उतारो और आ जाओ। जगमोहन के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। उसने टोमाथ और मोर्गा को देखा। दोनों आशा भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। जाने क्यों जगमोहन के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। मेरे आने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम तीनों से पत्थर नहीं हट रहा तो तुम देखना, तुम्हारे आते ही हट जाएगा। मोर्गा कह उठी। यहां आकर जरा हाथ तो लगाओ। हम तीनों के जोर से हिल रहा है। मामूली से काम के लिए तुम इतना क्यों सोच रहे हो? बबूसा, जगमोहन बोला, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम नहीं आओगे? बबूसा ने पूछा। नहीं, जगमोहन ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम तीनों के जोर लगाने पर यह पत्थर हट क्यों नहीं रहा, जबकि 2 लोग इसे आसानी से लुढ़का सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? बबूसा सतर्क हो गया। तुम इसी वक्त मेरे पास आ जाओ, जगमोहन बोला। ये कैसा अजीब इंसान है, हमारी सहायता को आने को मना ही नहीं कर रहा, इसे भी बुला रहा है। मोर्गा बोली। तुम आ जाओ बबूसा, जगमोहन ने पुनः कहा। बबूसा ने आगे बढ़ने को कदम उठाया तो टोमाथ कह उठा। रुको रुको, वो बेवकूफ है, तुम तो समझदार बनो। मोर्गा ने बबूसा का हाथ थामा। बबूसा ने मोर्गा को देखा। मोर्गा मुस्कुराई। फिर टोमाथ से कहा, एक ही सही, उसे फिर पकड़ लेंगे। इसके साथ ही मोर्गा होठों ही होठों में बड़बड़ाई। अगले ही पल मोर्गा, बबूसा और टोमाथ ऐसे गायब हो गए जैसे वे वहां थे ही नहीं। ये देखते ही जगमोहन हक्का बक्का रह गया, ठगा सा खड़ा रह गया। बबूसा, जगमोहन के होठों से हैरान सा स्वर निकला, परंतु बबूसा तो वहां था ही नहीं। जगमोहन समझ गया कि टोमाथ डुमरा का साथी नहीं था, वो खुमरी की ताकत का ही हिस्सा था जो उसे धोखा देने के लिए उससे आ मिला था, और बबूसा उनके चंगुल में जा फंसा था। जगमोहन मन ही मन झल्ला उठा कि उसके कहने पर ही बबूसा पत्थर हटाने के लिए गया था। वह टोमाथ और मोर्गा की चाल को जरा भी नहीं समझ सका था। टोमाथ पर भरोसा कर लेना उसे महंगा पड़ा था। जगमोहन के होंठ भिज गए। एकाएक वो आगे बढ़ा, परंतु किसी प्रकार की अदृश्य दीवार ने उसका रास्ता नहीं रोका और वो पत्थर के पास पहुंच गया। चेहरे पर कठोरता उभरी हुई थी। वो झुका और पत्थर को दोनों हाथों से जोर लगाकर पलटाना चाहा। अगले ही पल पत्थर आसानी से एक तरफ जा लुढ़का। पत्थर के नीचे कुछ भी नहीं था। जगमोहन पहले ही समझ चुका था कि खुमरी की ताकतें उसके साथ खेल खेल गई हैं। टोमाथ और मोर्गा खुमरी की ताकतें ही थीं और वो बबूसा को अपने साथ ले गईं। बहुत आसान सी चाल चली उन्होंने और वे उस चाल में फंस गए। जगमोहन को अपने ऊपर गुस्सा आने लगा कि वो टोमाथ की चाल को समझ क्यों नहीं सका। तभी दोती की हंसी वहां गूंज उठी। जगमोहन ने फौरन पलटकर देखा। कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी दोती हंस रही थी। जगमोहन के चेहरे पर गुस्सा चमक उठा। दोती ने हंसी रोकी और कुछ कदम आगे बढ़कर नीचे पड़ी दोनों अंगूठियां उठा ली। मैंने मोर्गा को पहले ही बता दिया था कि तुम चालाक हो, मुश्किल से फंसोगे, पर नहीं फंसे, दोती कह उठी। तो इस खेल के पीछे तुम थी? सब ही हैं, हम सब एक ही हैं। हमें काम पूरा करना होता है। कैसा काम? डुमरा के भेजे लोगों को पकड़कर कैद में डालना। तो तुम हम लोगों को पकड़कर कैद में रख रहे हो? जगमोहन ने मन ही मन राहत की सांस ली। हाँ, खुमरी का यही हुक्म है। जब वो मारने का हुक्म देगी तो मार देंगे। किस किस को पकड़ा अभी तक? 5 को। 5 कौन? जगमोहन के होंठ सिकुड़े। रानी तासा, नगीना, देवराज चौहान और मोना चौधरी। बबूसा को तुम्हारे सामने ही पकड़ा है। देवराज चौहान और मोना चौधरी पकड़े गए? जगमोहन बोला। हाँ, तब वो मेरी चालाकी के धोखे में आ गए थे, दोती ने कहा। वो दोनों आसानी से फंसने वालों में नहीं थे। जगमोहन का स्वर सख्त था। उन पर चाल ही ऐसी फेंकी कि वो बच नहीं सकते थे। तुम अभी दोती को जानते ही कहाँ हो। सोमाथ और सोमारा को नहीं पकड़ा? उनके लिए भी चाल सोच रही हूं, पर सोमाथ हमारी पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि वो नकली इंसान है। हाँ, हमारी ताकतें उस पर काम नहीं करेंगी। सोमारा को पकड़ने की कोशिश जरूर करूंगी,
वैसे वो दोनों जंगल में भी भटकते रहे तो खुमरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी मुझे खास परवाह नहीं है। ऐसा क्यों नहीं कहती कि सोमात की वजह से सोमारा पर हाथ नहीं डाल रही? कुछ भी समझ ले। दोती मुस्कुराई। पर तू कब तक बचेगा? जगमोहन के होंठ भिज गए। तू भी जल्दी हमारी कैद में होगा। मोरगा कहती थी कि तुझे फंसा लेगी। कोई बात नहीं, बबूसा तो हाथ आ ही गया। इन अंगूठियों को क्या करेगी? जगमोहन ने पूछा। दोती ने हथेली पर पड़ी दोनों अंगूठियों को देखकर कहा, यह हमारे काम की नहीं। तो फिर उठाई क्यों? इसलिए कि इसे कोई और पहनकर हमें परेशान न करे। इन्हें मैं मिट्टी में दबा दूंगी। उस हार के साथ भी ऐसा ही किया। वो हार तो खुमरी ने रख लिया। कहने लगी, डुमरा की निशानी समझकर इसे रखूंगी। दोती मुस्कुराई। बबूसा को कहाँ ले गए वो? जगमोहन ने पूछा। चिंता मत कर, बबूसा कैद में अपने लोगों से मिल रहा है। रानी तासा, नगीना, देवराज चौहान, मोना चौधरी से। उन सबके बीच पहुंचकर बबूसा खुश है। तू कहे तो तुझे भी वहां पहुंचा सकती हूँ। जगमोहन दोती को सोच भरी निगाहों से देखने लगा। तेरी मर्जी, पर तू बचेगा नहीं। तेरे को भी कैद में डालना है। दोती बोली। सबको कैद में डालकर क्या करोगी? खुमरी के हुक्म से मार दिया जाएगा। 500 साल बीत गए, हमने खून नहीं देखा, किसी को मारा नहीं। अब तुम लोगों का खून बहेगा तो हम सबको खुशी होगी, बड़ा मजा आएगा। दोती एकाएक खुश हो गई। एक खबर तो तेरे को बता दूं कि डुमरा भी इसी जंगल में आ गया है। जगमोहन के होंठ भिज गए। मजा आएगा डुमरा के साथ। दोती का स्वर कठोर हो गया। उसे नहीं पकड़ा जा सकता। वो पूरी तरह शक्तियों की सुरक्षा में है। लेकिन ओहारा अपनी पूरी ताकत लगा देगा डुमरा की जान लेने के लिए। ओहारा कौन है? खुमरी की बड़ी ताकत है। डुमरा का मुकाबला वो ही कर सकता है। पर डुमरा तब तक वार नहीं कर सकता जब तक कि ताकतें पहला वार उस पर न कर दें। वो तो ताकतों के वार के इंतजार में बैठा है। खुमरी भी यही है, इसी जंगल में। हाँ, वो तो अपनी जगह पर है। दोती ने आंखें नचाई। वो तो इन सब बातों का मजा ले रही है। पर अब तेरे पकड़े जाने की बारी है। तूने बहुत तंग कर दिया है मुझे। बच के रहना। अब पूरी तैयारी के साथ तेरे को पकड़ने आऊंगी। तेरी सारी की सारी चालाकी धरी रह जाएगी। ताकतों के पास तेरे जैसों का भी खूब इलाज है। इसके साथ ही दोती एकाएक गायब हो गई। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता दिखने लगी। बबूसा का पास में न होना उसे परेशान कर रहा था। अब अकेला ही रह गया था। जगमोहन ने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा और आगे बढ़ गया। बेहद सतर्क था वो, परंतु देर तक चलते रहने के बाद भी उसके साथ कुछ नहीं हुआ। फिर थकान और भूख महसूस होने लगी। एक पेड़ के नीचे रुककर थैले से खाना निकालकर खाया और सुस्ताने के लिए थैले पर सिर रखकर लेट गया। जल्दी ही जगमोहन गहरी नींद में डूब गया था। तो दोस्तों, बबूसा और सोमाथ नामक इस उपन्यास का चौथा एपिसोड यही विराम लेता है। इसके पश्चात आपसे पुनः भेंट होगी इसी उपन्यास के 5वें और क्लाइमैक्स एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। पिछले एपिसोड में आपसे अपने नए अंदाज के बारे में पूछा था। उसके लिए किसी ने भी कमेंट में मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए जैसा मेरा मन है उसी हिसाब से मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। चलिए मिलते हैं बबूसा और सोमाथ के क्लाइमैक्स एपिसोड में, यानी एपिसोड नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।